नाज़रीन, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, न्यू पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहते हैं और मैं हूँ आपके साथ मदीहा अलमास खान। तो नाज़रीन, सबसे पहले आज के इस मॉर्निंग शो में हम बात कर लेते हैं। पाकिस्तान में क्रिकेट का जुनून हर वक्त अपने अरूज पर रहता है और इस वक्त सभी की नज़रें आइंदा ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पर जमी हुई हैं। ये इवेंट पाकिस्तान में कई साल बाद मुनक्किद हो रहा है और इसकी तैयारियों में तेज़ी भी आ चुकी है। कदाफी स्टेडियम की अपग्रेडेशन मुकम्मल हो चुकी है और इफ्तिताही तकरीब आज मुनक्किद होगी, जिसमें शिरकत के लिए अवाम को मुफ्त एंट्री दी गई है। इस इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने इस मौके पर वर्कर्स की मेहनत का एतराफ़ किया है और उनके लिए खुसूसी ज़ोहराने का एहतमाम किया है। दूसरी जानिब चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आलमी क्रिकेट में बड़े धचके देखने को मिल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया को एक के बाद दीगरे 4 अहम खिलाड़ियों से हाथ धोना पड़ा, जिनमें कप्तान पैट कमिंस हैं, जॉश हेजलवुड हैं, मिचेल मार्श हैं और मार्क स्ट्रिंस शामिल हैं। फास्ट बॉलर इंजरी के बायस टीम का हिस्सा नहीं बन सके, जबकि मार्क स्ट्रिंस ने अचानक रिटायरमेंट ले ली है। यही नहीं, जनूबी अफ्रीकी टीम भी मसाइल का शिकार है, जहां एज़िक नोकिया के बाद जेराल्ड क्विंट्री भी इंजरी की वजह से बाहर हो गए हैं, जिससे इनकी बॉलिंग लाइन अब कमज़ोर हो गई है। जबकि दूसरी जानिब साबिक पाकिस्तानी फास्ट बॉलर शुएब अख्तर ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनलिस्ट टीमों की पेशगोई भी कर दी है। उनके मुताबिक पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान टॉप 4 में शामिल हो सकते हैं। रावलपिंडी एक्सप्रेस के ख्याल में अफगान टीम में अगर मजीद तजर्बा और तहम्मुल पैदा हो तो वो हैरान को नताइज भी दे सकती है। उनका मानना है कि अगर पाकिस्तान भारत और न्यूजीलैंड को हरा दे तो आधा टूर्नामेंट जीतने के बराबर हो जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी के आगाज से पहले क्रिकेट के मद्दा बेचैनी से अपनी टीमों की कारकर्दगी पर नजरें जमाए बैठे हैं। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका की टीमें इतनी बड़ी इंजरी बहरान के बाद किस हद तक मजबूत रहेंगी और क्या अफगानिस्तान वाकई सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए तैयार है। ये सब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर हैं स्पोर्ट्स तजियाकार, और उनको हम वेलकम करते हैं। जी, अहमद कुरैशी साहब हमारे साथ हैं। अहमद, अपने मॉर्निंग शो में आपको वेलकम करते हैं। सबसे पहले तो ये बताइएगा स्पोर्ट्स के हवाले से कि कदाफी स्टेडियम की जो अपग्रेडेशन के बाद चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कितनी बेहतर तैयारी हुई है। आपको क्या लगता है जो स्टेडियम तैयार किया गया है, क्या इससे पाकिस्तान के इवेंट को इनेकाद में कोई बेहतरी हासिल हो सकेगी? देखिए, पाकिस्तान के इमेज को तो काफ़ी हद तक बेहतरी मिलेगी। उसके साथ साथ जो कदाफी स्टेडियम की रेनोवेशन का काम हुआ है, ये बड़े ही रिकॉर्ड शॉर्ट पीरियड टाइम फ्रेम में कंप्लीट हुआ है। और आई थिंक कि जिस तरह से मोहसिन नकवी साहब ने इस सारे मैटर को डील किया है, वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से डील किया है। बेसिकली ICC की कुछ रिक्वायरमेंट्स थी स्टेडियम्स को लेके, क्योंकि पाकिस्तान में 96 के बाद ये फर्स्ट ICC इवेंट होने जा रहा है। सो ऑब्वियसली पाकिस्तान में स्टेडियम्स का काम भी ऐसा नहीं हुआ था रेनोवेशन को लेके, या जो स्टैंडर्ड्स थे उनको उस तरह से मीट नहीं किया जा रहा था। तो सो ऑब्वियसली अब जब ICC इवेंट था तो अपग्रेडेशन का काम होना था, तो मेरे ख्याल में तो बड़ा ज़बरदस्त हुआ है अभी तक जिस तरह से अपग्रेडेशन का काम हुआ है। और आज लॉन्चिंग इवेंट भी है कदाफी स्टेडियम का, तो आई होप कि वो भी अच्छा जाए। और सबसे अच्छी बात ये है कि आम पब्लिक के लिए फ्री एंट्री है, तो अवाम भी उस इवेंट को एंजॉय कर सकेंगी। बिल्कुल फ्री एंट्री दी गई है। आज की इफ्तिताही जो यहाँ पर इनकाद किया जाएगा, इफ्तिताह किया जाएगा चैंपियन ट्रॉफी का, और फिर वहाँ पर जोहराना भी दिया गया है। बड़े अच्छे इकदाम किए जा रहे हैं, वेलकम किया जा रहा है क्रिकेट को एक दफ़ा फिर से पाकिस्तान में। कुछ जो चेंजेस हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। अहमद, ऑस्ट्रेलिया को चैंपियंस ट्रॉफी से पहले एक के बाद एक बड़ा धचका लगा है। क्या इन खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी टीम की कारकर्दगी पर आपको लगता है कि कोई असर डालेगी? देखिए, बिल्कुल डालेगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की बैकबोन समझे जाते हैं पैट कमिंस, जो कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के कप्तान भी हैं। सो ऑब्वियसली उनका जो शमूलियत है वो भी तक शक शुबात के इजहार किया है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने कि उनकी शमूलियत भी 100% कन्फर्म नहीं है। फिर मार्कस स्टोइनिस ने जिस तरह से रिटायरमेंट ली, जॉश हेजलवुड का भी प्रॉब्लम बताया जा रहा है कि इंजरी के मसाइल है। फिर मिचेल मार्श का तो ऑलरेडी इंजरी के मसाइल से गुजर रहे थे। तो कहने का मकसद ये है कि जब आपके 4 प्राइम ऐसे प्लेयर जो कि वनडे में आपकी बैकबोन समझे जाते हैं, और वो 4 प्राइम प्लेयर जिन्होंने आपको वर्ल्ड कप जिताने में इंडिया में काफी हेल्प आउट किया जाए,
किया हो, तो वो अगर टीम में ना हो तो डेफिनेटली वो चीज आपको अफेक्ट करती है। और चैंपियंस ट्रॉफी का भी जो फॉर्मेट है वो वनडे का है। सो आई थिंक कि ऑस्ट्रेलिया को ये बहुत बड़ा झटका लगा है, खासतौर पे ये जो 4 प्लेयर्स हैं इनकी इंजरीज को लेके, और इनकी जो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम में शमूलियत नहीं है, उससे आई थिंक ऑस्ट्रेलिया काफी ज्यादा सफर करेगा। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया का तो आप कह रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा सफ़र करने जा रहे हैं। जनूबी अफ्रीका की हम बात कर लेते हैं। जनूबी अफ्रीका के 2 अहम फास्ट बॉलर हैं, वो भी बाहर हो गए हैं। इससे क्या उनके जो बॉलिंग अटैक है उस पर भी असर पड़ेगा? देखिए, साउथ अफ्रीका की अगर आप वनडे में परफॉर्मेंसेस देखें ना, तो वो बहुत ज्यादा डिपेंड कर रही होती है अपनी फास्ट बॉलिंग के इर्द। सो डेफिनेटली जब आपके 2 प्राइम फास्ट बॉलर्स इंजर्ड हो जाएंगे और वो टीम से बाहर हो जाएंगे, वो भी चैंपियंस ट्रॉफी जैसे इवेंट में जो कि वनडे के फॉर्मेट पे बेस्ड करता है, तो ये आपको काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकता है आगे जाके। तो मेरे ख्याल में ये जो इंजरीज आई हैं ऑल ऑफ अ सडन, इसके बारे में जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनको भी थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए था, जब वो एक ट्रक की तरह अपने सब प्लेयर्स को यूटिलाइज कर रहे थे, टेस्ट क्रिकेट भी खिला रहे थे, वनडे भी, T20 भी। तो जब बोर्ड्स को कैलकुलेशंस रखनी चाहिए थी कि आगे एक आईसीसी इवेंट आ रहा है, तो अगर हम बिल्कुल ही जो है ना वो ट्रैक्टर या ट्रॉली की तरह अपने प्लेयर्स को घसीटते रहेंगे तो फिर इंजरीज के मसाइल भी हो सकते हैं। क्योंकि देखिए, जितनी ज्यादा फिटनेस जरूरी है आजकल के दौर में, जहाँ हर वक्त क्रिकेट हो रही होती है, उतना ही ज्यादा जरूरी है रिकवरी टाइम, जिसमें आपकी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट मिल सके। तो मेरे ख्याल में ये जो इंजरीज हो रही हैं, इनमें जो एक मेजर रीजन है वो रिकवरी टाइम जो है उसका ना मिलना भी है। तो इनके पास कोई मुतबादल ऑप्शन नहीं है। अब हम बात करें जनूबी अफ्रीका की, तो कोई भी आपको लगता नहीं है कि कोई ऑप्शन है? ये जो 2 फास्ट बॉलर आउट हुए हैं, इनकी जगह किसी और को अगर वो खिला दें? देखिए, मुतबादिल ऑप्शंस तो होते हैं, लेकिन आपके जो प्राइम प्लेयर्स हैं जिन्होंने आपको एक बड़े इवेंट्स में अच्छी कारकर्दगी ऑलरेडी दिखाई हो, उनका जो एक्सपीरियंस होता है या उनका एक एक्सपोजर होता है, वो तो उन प्लेयर्स में नहीं होता ना। जाहिर बात है, जब आप रिप्लेसमेंट भी लेके आते हैं तो आपकी कोशिश होती है कि किसी ऐसे बंदे को आप लेके आए कि जिसको थोड़ा बहुत एटलीस्ट एक्सपीरियंस हो प्रेशर हैंडलिंग का, क्योंकि आईसीसी इवेंट का एक अपना अलग प्रेशर होता है। लेकिन जो आपके प्राइम प्लेयर्स होते हैं, जैसे आप ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस हैं या मिचेल मार्श हैं, उसके अलावा हैजलवुड है, तो इन प्लेयर्स की जगह जो भी प्लेयर आएगा वो ठीक है, इनकी जगह रिप्लेसमेंट के तौर पे तो आ जाएगा, लेकिन क्या इस तरह से परफॉर्म कर सकता है, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, जो कि आई थिंक जब टूर्नामेंट स्टार्ट होगा तो तब हमें ये चीजें नजर आएंगी। अच्छा अहमद, ये भी बताइएगा, शुएब अख्तर ने कहा है जी अफगानिस्तान जो है सेमीफाइनल में पहुंच सकता है। आपको लगता है कि अफगान टीम वाकई इतनी मजबूत हो चुकी है? शुएब अख्तर की ये जो पेशन गोई है, इस पर मजीद भी बात करते हैं। इस बारे में सबसे पहले मैं जानती हूँ, आप कमेंट करें कोई। देखें, ये जो शुएब अख्तर पेशन गोई की है, इससे मैं भी काफी हद तक एग्री करता हूँ। उसकी वजह ये है कि अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ऐसी टीम है जिसके बारे में हम ये समझते थे कि चलो T20 में जहाँ पे 20 ओवर हैं वहां पे तो वो किसी न किसी तरह सरवाइव कर लेते हैं, लेकिन वनडे क्रिकेट जहाँ पे 50 ओवर हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करेंगे। लेकिन उन्होंने इस मिथ को भी गलत साबित किया जब उन्होंने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को हराया। सो आई थिंक कि वहां से अफगानिस्तान क्रिकेट को काफी ज्यादा बूस्ट भी मिला और अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के जो प्लेयर्स हैं उनमें कॉन्फिडेंस भी आया कि भाई हम पाकिस्तान जैसी बड़ी टीम को हरा चुके हैं तो फिर हम किसी भी टीम को हरा सकते हैं। और उसी वर्ल्ड कप में अगर आपको याद हो तो अफगानिस्तान ने ऑलमोस्ट ऑस्ट्रेलिया को भी हरा दिया था। अगर ग्लेन मैक्सवेल वो इनिंग्स ना खेलते तो शायद अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया को भी हरा देता। तो कहने का मकसद ये है कि देखें, अब क्रिकेट जिस तरह की हो गई है और जिस तरह की टीम्स की अप्रोच है और प्लेयर्स की अप्रोच है, आप किसी भी टीम को साइड लाइन नहीं कर सकते। इवन मैं बांग्लादेश को भी छोटी टीम नहीं समझता, क्योंकि किसी भी दिन कोई भी टीम आपको हरा सकती है। आज से 1 साल पहले किसी ने नहीं सोचा था कि यूएस पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप में हरा देगा। ऑल्दो कि पाकिस्तान की अपनी हरकतें कुछ ऐसी थी कि पाकिस्तान यूएस से हारा, लेकिन कहने का मकसद ये है कि आप किसी भी टीम को साइड लाइन नहीं कर सकते आईसीसी इवेंट्स में। तो अफगानिस्तान एक ऐसी टीम है जो आई थिंक जिनको ये कंडीशंस भी सूट करती हैं एशियन, और उसके साथ साथ अगर आप उनको ओवरऑल देखें, चाहे उनका स्पिन डिपार्टमेंट हो, फास्ट बॉलिंग हो या बैटिंग हो, तो वो हर उनके जो बॉक्सेस हैं वो सारे टिक हैं। सो मेरे ख्याल में अफगानिस्तान हो सकती है सेमीफाइनल में, क्योंकि उनको
एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड, इन टीम्स के कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान ज्यादा वेल अवेयर है इन कंडीशंस की। अच्छा अहमद, असल सवाल की जानिब हम बढ़ते हैं। शुएब अख्तर ने कहा है कि अगर पाकिस्तान भारत और न्यूजीलैंड को हरा दे तो वह आधा टूर्नामेंट जो है वो जीत लेगा। शुएब अख्तर के इस तजज़िये पे क्या आप इत्तेफाक करते हैं? आपको लगता है ऐसा ही है? देखें, ये 8 टीमों का टूर्नामेंट है। अगर कोई टीम 2 टीम्स को हरा देगी तो वो वैसे ही आगे चली जाएगी, तो इसमें कोई मतलब कोई उन्होंने ऐसी बात तो नहीं की। भारत के साथ देखें, अब दुबई में जो मैच होने जा रहा है पाकिस्तान का और भारत का इस चैंपियंस ट्रॉफी का, वो सबसे बड़ा मैच जो है वो जाहिर है, और इसके जो टिकट्स हैं वो तो ऑलरेडी बहुत पहले ही फरोख्त हो चुकी हैं और ये भी कहा जा रहा है कि मजीद टिकट्स जो हैं वो भी इशू की जाएं। देखें, आपने कहा है कि शुएब अख्तर ने कहा है कि अगर पाकिस्तान इंडिया और न्यूजीलैंड को हरा दे, तो अगर हरा देगा तो डेफिनेटली सेमीफाइनल में तो पहुंच जाएगा, और फिर जब आप ऑब्वियसली न्यूजीलैंड और इंडिया को हरा देंगे तो बहुत चांसेस हैं कि आप सेमीफाइनल भी जीत जाएंगे। और बाकी जो आपने बात की, देखें इंडिया पाकिस्तान की अपना एक क्रेज होता है मैच का, हाँ, उसमें जो इमोशंस होते हैं ना दोनों तरफ से, वो इमोशंस जो है वो बड़े मैटर करते हैं। वो फिर ना एक ऐसे लगता है जैसे जंग का मैदान है, और जैसे ना वो फिर खेल का मैदान लगता ही नहीं है। और जिनको क्रिकेट की कोई हाव नाव नहीं होती है वो भी फिर टीवी के आगे बैठे हुए होते हैं उनको भी ये होता है कि नहीं भाई, इंडिया के साथ पाकिस्तान का मैच हो रहा है। देखिए, बिल्कुल ऐसे ही है। और आप अगर देखेंगे ना तो रिलीजन के अलावा क्रिकेट ही ऐसी चीज है जिसमें दोनों मुल्कों की आवाम एक जगह जुड़ती है, एक जगह बैठती है। अदरवाइज हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस भी होते हैं और डिफरेंसेस भी होते हैं, लेकिन जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो कोई सिंधी, बलोची, पंजाबी, पठान नहीं होता, बल्कि हम सब पाकिस्तानी होते हैं। इसी तरह इंडियन साइड पे अगर देखें तो वो सब भी एक इंडिया बन के अपनी टीम को चीयर अप कर रहे होते हैं। और वैसे भी अब क्योंकि बायलैटरल सीरीज नहीं हो रही पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, तो ऑटोमेटिकली जो इंडिया पाकिस्तान का मैच है वो सिर्फ आईसीसी इवेंट तक महदूद है, या एशिया कप में हो जाता है। तो फिर जब कम होते हैं आपके मैचेस तो वो और ज्यादा एक्साइटमेंट लेके आते हैं। सो आई होप कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी ये मैच जीतने की कोशिश करे। ऑल्दो कि जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का सिलेक्शन हुई है उस सिलेक्शन का कोई सर पैर नहीं है, क्योंकि आपकी वो टीम जो ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को हराती है, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराती है, उस टीम में आपने 5 चेंजेस कर दिए ऑल ऑफ अ सडन। मुझे नहीं समझ आती कि इन सिलेक्टर्स ने क्या सोच के ये चेंजेस किए हैं। सैम अयूब अगर इंजर्ड था उसकी समझ आती है, लेकिन जो बाकी चेंजेस हुए हैं वो मेरे ख्याल में बहुत बड़ा ब्लंडर किया पाकिस्तान ने। और मुझे ये खतरा है और डर है कि पाकिस्तान ने ये जो चेंजेस किए हैं और जो पर्चियां खिलाई हैं ये पाकिस्तान के गले पड़ सकती हैं चैंपियंस ट्रॉफी में। चेंजेस को तो अहमद आप ब्लंडर जो है बहुत बड़ा करार दे रहे हैं। अगर टीम की जो हालिया कारकर्दगी है उसको हम मद्देनजर रखें तो आपको क्या लगता है कि ग्रीन शर्ट्स जो है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए फेवरेट टीमों में से एक है इस वक्त? देखें, पाकिस्तान ने जब ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में व्हाइट वॉश किया, तो दुनिया में हर इंसान यही कह रहा था कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी की टॉप 4 टीम्स में से और फेवरेट टीम्स में से है। दुनिया में किसी भी टीम में जो भी टीम बैक टू बैक 2 सीरीज जीते और 2 सीरीज में से एक सीरीज में व्हाइट वॉश करे, उसमें कभी 5 चेंजेस नहीं किए जाते। मुझे ये समझ नहीं आती कि इरफान खान न्याजी ने कौन सा जुर्म कर दिया था कि आपने उसको टीम से बाहर करके फहीम अशरफ को खिला लिया। सुफियान मुकीम ने कौन सा जुर्म कर दिया था कि आपने उसको बाहर कर दिया। फिर हर टीम अगर आप देखें तो इन कंडीशंस में एटलीस्ट 2-3 स्पिनर्स के साथ जा रही है। आप सिर्फ एक स्पिनर पे डिपेंड करते हैं, वो भी अबरार अहमद। अबरार अहमद अगर बुरे तरीके से एक्सपोज हो गया, उसको मार पड़नी शुरू होगी, तो आपके पास बैकअप के तौर पे कोई स्पिनर नहीं है। तो अब मुझे ये समझ नहीं आती कि ये जो इन लोगों ने टीम बनाई है ये क्या सोच के टीम बनाई है, और ये कोई इन्होंने सत्तू पिए हुए थे। फिर वो असद शफीक साहब हैं, वो फरमाते हैं जी कि हम हर मैच के हिसाब से डिसाइड करेंगे कि कौन ओपन करेगा। और भाईजान, ये कोई पिंडी खाना की क्रिकेट हो रही है या इंटरनेशनल क्रिकेट है, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की आप बात कर रहे हैं। सो ये जो ब्लंडर्स हुए हैं ये तो काफी ज्यादा इस तरह के ब्लंडर्स हैं जो कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कॉस्ट कर सकते हैं। तैयब ताहिर, फिर फहीम अशरफ की जो परफॉर्मेंस है उसको मार पड़नी शुरू हो तो वो मार खाते हुए रुकता ही नहीं है, अपनी बॉलिंग से ही वो शो करा देता है। सो ये प्लेयर्स ऐसे हैं कि जिन पे हम ज्यादा डिपेंड नहीं कर सकते। बाबर आजम का भी हमें पता है कि वो चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक वाला हिसाब है। फखर जमान एक ऐसा प्लेयर है जो आपको मैच जिता सकता है। रिजवान की परफॉर्मेंस भी फ्लक्चुएट करती रहती है। सो ये जो इन्होंने 5 चेंजेस कर दिए ना मैसिव, एक की तो चलो समझ आती है सैम अयूब वाले, लेकिन जो बाकी चेंजेस कर दिए कि सुफियान मुकीम परफॉर्म कर रहा था, इरफान न्यासी और कुछ प्लेयर्स, जानदार को मेरे ख्याल में मौका दे सकते थे एज एन ऑलराउंडर।
तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बस फिलहाल तो मेरे ख्याल में लई हाफिजा, अल्लाह करे कि दुआओं पे कोई काम चल जाए। अच्छा अहमद, भारत के स्क्वाड पर अगर नजर डालें तो इस मर्तबा भी आपको लगता है कि सबसे मजबूत टीम के तौर पर मैदान में उतरेगा भारत? देखें, भारत की अगर हम टीम देखें तो ऑन पेपर बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, क्योंकि उनके सारे बॉक्सेस टिक हैं। अगर आप वनडे के फॉर्मेट के डायनामिक्स को सामने रखें, उनकी बैटिंग लाइन भी कंप्लीट है, उनके 3-4 स्पिनर्स के साथ जा रहे हैं, स्पिनर्स भी उनके कंप्लीट है, फास्ट बॉलिंग भी उनकी कंप्लीट है। फिर उनके पास एक एक्स फैक्टर प्लेयर है ऑलराउंडर की सूरत में हार्दिक पांड्या, जिसमें ये एबिलिटी है कि वो अपनी बॉलिंग और बैटिंग दोनों से मैचेस जिता सकता है। लेकिन एक चीज हमें समझने की जरूरत है, वो ये कि आजकल मॉडर्न क्रिकेट में ऑन पेपर मैटर नहीं करता, ऑन डे मैटर करता है। आप ऑन पेपर जितने भी तगड़े हो, अगर आप ऑन डे उस तरह से अपनी स्किल्स को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते तो फिर आपके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं जीतने के। और जो कि हमने 2021 के T20 वर्ल्ड कप में देखा था कि इंडिया की टीम ऑन पेपर पाकिस्तान से बहुत बड़ी थी, लेकिन ऑन डे क्योंकि पाकिस्तान ने अपने नर्व्स पे काबू रखा, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का जो बेसिकली मैच होता है, ये अगर हम पर्टिकुलरली इस मैच की बात करें तो इसमें टैलेंट, स्किल्स, ये सारी चीजें आपकी बहुत पीछे रह जाती हैं। आपकी टेम्परामेंट का, आपकी नर्व कंट्रोलिंग और प्रेशर हैंडलिंग का सारा टेस्ट होता है। और जो टीम ऑन डे अपने नर्व्स पे काबू रखती है वो ऑटोमेटिकली जीत जाती है, क्योंकि स्किल्स का तो या टैलेंट का तो प्रॉब्लम ही नहीं होता ना। जो भी प्लेयर इंटरनेशनल साइड में आता है वो ऑब्वियसली इतना टैलेंटेड या इतना स्किलफुल तो होता है कि वो टीम में अपनी जगह बना सके। सो डिस्पाइट पाकिस्तान, सो आई थिंक जो असल पाकिस्तान और इंडिया का इम्तिहान होगा वो होगा नर्व्स हैंडलिंग और नर्व्स कंट्रोलिंग का। और जो भी टीम ये मैच जीतेगी मेरे ख्याल में उसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो फाइनल में जाए। तो अगर ओवरऑल अहमद हम बात कर लें इस चैंपियंस ट्रॉफी में, तो कौन सी टीम जो है उसको डार्क हॉर्स जो है वो समझा जा सकता है? देखें, एक टीम जिसको हम बहुत ज्यादा लाइट ले रहे हैं, अगर मैं उसकी बैटिंग लाइन देखूं तो मेरे ख्याल में साउथ अफ्रीका है। ठीक है, उनकी बॉलिंग को थोड़ा सा धचका लगा है, लेकिन साउथ अफ्रीका एक ऐसी टीम है जिनके प्लेयर्स खासतौर पे बैट्समैन इन कंडीशंस के काफी हद तक यूज हुए हैं, क्योंकि वो IPL वगैरह भी खेलते हैं, PSL वगैरह भी खेलते हैं। लेकिन साउथ अफ्रीका चोकर्स भी हैं, उनका रिकॉर्ड भी कुछ पास्ट का ऐसा है कि वो किसी भी टाइम पे चोक कर सकते हैं। उनके बारे में कुछ ज्यादा प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन मेरे ख्याल में वो एक ऐसी टीम है जिससे हर टीम को बच के रहना चाहिए। ठीक है जी, अहमद कुरैशी हमारे साथ थे, स्पोर्ट्स तजज़ियाकार। बहुत शुक्रिया अहमद, आपने वक्त निकाला। और अभी हम बात कर रहे थे जी चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में। तो चैंपियंस ट्रॉफी में जो सबसे बड़ा मैच उस पर करार दिया जा रहा है पाकिस्तान और भारत का मैच है, जो कि दुबई में होगा। और इसी मैच का शिद्दत से इंतजार किया जा रहा है, जबकि क़ज़ाफ़ी स्टेडियम के तज़ीन व आराइश जो की गई है चेयरमैन PCB की जानिब से, आज इसका बाकायदा इफ्तिताह होने जा रहा है। और वहाँ पर आज जो इवेंट है उसमें सबको फ्री एंट्री दी गई है और ज़ोहरानी का एहतमाम भी किया गया चेयरमैन PC की जानिब से। तो ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है पाकिस्तान में क्रिकेट के फ़रोग़ के हवाले से बहुत अहम है, और फिर पाकिस्तान और भारत का मैच ये यकीनन बहुत अहम है। अभी एक ब्रेक लेते हैं मॉर्निंग शो में। ब्रेक के बाद नए सेगमेंट के साथ हाजिर होंगे, आप हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक इन न्यू पाकिस्तान। और नाज़रीन, आज हम बात करेंगे, इंतहाई अहम सेगमेंट है, मसरूफ़ तर्ज़ ज़िंदगी आजकल का। अक्सर लोग हर वक्त थकावट, कमज़ोरी और तवानाई की कमी की शिकायत करते हैं। जदीद दौर की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी, नाक़िस खुराक, नींद की कमी, जहनी दबाव और जिस्मानी सरगर्मियों की कमी हमारी तवानाई को मुतासिर कर रही है। अक्सर लोग थकन का इलाज महंगे वाइटामिन और सप्लीमेंट्स में ढूंढते हैं, जबकि हमारे देसी नुस्खे कुदरती तौर पर ताकत और तवानाई बहाल करने में बेहद मुअस्सर साबित होते हैं। आज के मॉर्निंग शो में हमारे साथ मौजूद है जी माहिर हर्बलिस्ट हैं मोहम्मद इसाक फ़ारूक साहब। फ़ारूक साहब, आपको वेलकम करते हैं अपने मॉर्निंग शो में। सबसे पहले तो हमें जो देसी और आसान घरेलू नुस्खे हैं वो मैं आपसे आज ज़्यादा से ज़्यादा जानूंगी। और ये जो आजकल की लड़कियां, लड़के, बच्चे जो कि हमसे छोटी एज के हैं, इवन दैट मुझसे भी छोटी एज के, वो यही कहते फिरते हैं, जैसे हमारी मेकअप टीम हो गई, हमारे कैमरामैन, एंकर, मतलब हमारे जूनियर्स, थकावट बहुत ज़्यादा है, कभी टांगों में दर्द हो रही है, कभी बाजों में दर्द हो रही है, कभी हाथ काम नहीं कर रहे हैं। क्या हो रहा है आजकल? सबसे पहले तो यह है कि मदीहा, जो हमें काज है, जब तक हमें काज का पता ना हो उस वक्त तक थकावट खत्म नहीं हो सकती। अच्छा। थकावट एक सिम्टम है। अगर किसी का HB लो है, खून की कमी है, तो तब भी उसको थकावट रहेगी। लेकिन अगर उसको ब्लड जो है उसका लो रहता है
एक तो होता है कि खून की कमी होना, एक होता है कि ब्लड लो रहना। अगर उसका ब्लड लो रहेगा तो तब भी उसके अंदर थकावट हर वक्त। और हमारे यहाँ फोकस जो है ना वो हाई ब्लड प्रेशर पे ही रहता है, लो की तरफ बड़ा कम आता है। लो की तरफ हम सोचते भी नहीं है। अब ये देखना पड़ेगा कि हमें ये लो और जो एचबी कम है वो क्यों है, कि अगर आयरन डेफिशिएंसी है तो उसका एचबी कम होगा, लेकिन अगर उसका जो है वो ब्लड प्रेशर लो है तो उसके अंदर विटामिन सी और आयरन की डेफिशिएंसी होगी। तो यहाँ पर अगर मैं ये बताऊं हर्बल के अकॉर्डिंग टू कि अगर किसी के अंदर एचबी कम है और उसका ब्लड प्रेशर लो रहता है तो बहुत ही इजी सी रेमेडी बताता हूं इसके लिए कि आंवला है, आंवला लें, खुश्क आंवला है, जाके पिसवा लें, 100 ग्राम ले लें, बाजार से ले लें, इजीली मिल जाता है, उसको पिसवा लें। 1000 mg के कैप्सूल सुबह दोपहर शाम खाने के बाद। अच्छा। और सुबह के टाइम पर दही लेनी है, उसके अंदर जीरा सफेद आधी चम्मच डालें, जितना भी उसको पसंद हो उतना डालें, कि टेस्ट थोड़ा मजे का होता है जीरा तो आप इतना, जीरा और काली मिर्च, खुशबू इतनी अच्छी जबरदस्त होता है ये। तो काली मिर्च उसके अंदर डालें। अच्छा, हमारे किचन में जो मसाला चाहता है ना फारूक साहब, वो इतने उनकी फ्रेग्रेंस, उनका टेस्ट, वो इस कदर अल्लाह पाक ने उनमें मतलब मज़ा रखा है। शफाफियत तो अलग रखें उनकी, वो जो उनकी अफादियत है उसको अलग रखें आप, लेकिन उनका टेस्ट ही बहुत अच्छा है। लेकिन आजकल मुसीबत ये होती जा रही है कि जनरेशन जो है ना इन चीज़ों से दूर होकर वो नूडल्स मकरूनियों की तरफ जा रही है ज़्यादातर, लेकिन इन चीज़ों को पसंद नहीं करती और उनको पता भी नहीं है कि वाकई इनके इफेक्ट हैं। वो ये समझते हैं कि पता नहीं इसका फायदा होना कि नहीं होना। लेकिन अगर यही वो सुबह के टाइम पर रोजाना दही खाने लग जाए, इसके अंदर नमक नहीं डालना क्योंकि नमक से प्रोबायोटिक बैक्टीरिया किल हो जाते हैं, वो नमक नहीं डालना उसके अंदर, इसको खाए और साथ आंवला खाए, इंशाल्लाह ताला ये पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर इसी से मैं एक स्टेप आगे आता हूँ, और आपने जैसे अभी नींद की बात की है, आजकल ये इतना प्रॉब्लम हो रहा है इवन कि मुझे बहुत से लोग जो होते हैं कि नींद नहीं आती हमें रात के टाइम। नींद तो मुझे भी नहीं आती, ठीक है, मेरा भी सबसे बड़ा इशू। अब इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि नींद दो तरह से नहीं होती, कि जो मेरे प्रैक्टिकल के अंदर मैंने एक्सपीरियंस में देखा कि एक थोड़े से कुछ एज के जो लोग होते हैं, ओल्ड एज होते हैं, उनको रात के टाइम पर जागते रहते हैं। नहीं, इतना भी अब मैंने अपने यहाँ बताया तो अब आप ओल्ड एज की तरफ आ गए, खुदा के लिए। नहीं, आप तो माशाल्लाह जाएंगे वरना भाई मारेंगे मुझे। अच्छा, तो ये है कि ओल्ड एज जो थोड़े से लोग होते हैं, उन लोगों का ये होता है कि वो रात के टाइम पर जागते रहते हैं, आंखें खुली रहती हैं, उनके लिए भी रेमेडी बताता हूँ। और वो लोग जो यंग तो हैं लेकिन उनको आंखें बंद, सो रहे हैं लेकिन दिमाग चलता जा रहा है, वो सेम मेरे साथ वही होता है, थकावट होती है, उनके लिए ऐसी रेमेडी बताऊंगा कि इंशाल्लाह जो लोग मेडिसिन भी खाते हैं, नींद की गोलियां खाकर खाते हैं, अगर ये कुछ देर खाना शुरू कर दें इंशाल्लाह उनके खत्म हो जाएगा। अजवाइन देसी, अच्छा, और बाल छड़, क्या बाल छड़, हाँ जी, बाल छड़, अजवाइन देसी और बाल छड़, ये दोनों बराबर मिकदार में ले लें। अच्छा। 1000 mg के कैप्सूल सुबह दोपहर शाम खाना खाने के बाद। अगर किसी ने कंटिन्यूसली ये 10 दिन किया, नहीं अब जरूरी है कि कैप्सूल की फॉर्म में लें आप, हमें वैसे बता दें कि आप इतना टीस्पून ले लें, मतलब मेरे जैसे जो लोग हैं चलो आधी चम्मच कैप्सूल बनवाते हैं, आधी चम्मच सुबह शाम ले लें, क्योंकि जो टेस्ट होता है आधा चम्मच, हाँ जी आधा चम्मच, लेकिन वो लोग टेस्ट पसंद नहीं करते। कुछ लोग का टेस्ट बहुत मजे का होता है, लेकिन हर किसी को पसंद नहीं करते। आप माशाल्लाह बहुत इंटरेस्टेड हैं और आप ज्यादा अभी बता रही थी जैसे पानी पिया आपने और उसके अंदर आपने ग्रेवी डाली, अभी शुरू किया, आप लग रहा है ना कि नहीं अब उस तरफ जा रहे हैं। अब जैसे जैसे एज वो 35 क्रॉस करती है तो फिर आपको डर लगने लगता है। नहीं ऐसा नहीं है, कुछ माशाल्लाह जो आप अपने आप जो हेल्थ का ख्याल रखता है उसको इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। तो अगर ये लेना शुरू कर दें, आधी चम्मच भी सुबह शाम खाना शुरू कर दे, और वैसे भी अजवाइन देसी, अगर कुछ भी ना करे अजवाइन देसी का कहवा पीना शुरू कर दो तो उसको नींद बहुत अच्छी आएगी। और जब नींद आएगी तो सुबह के टाइम पर उठकर उसको थकावट नहीं होती है, अजवाइन हो गई, नहीं ऐसा कुछ देखें हमारा कंसेप्ट होता है। इसके साथ गैस हार्मोनल्स भी प्रॉब्लम्स होते हैं ना खवातीन में स्पेशली, तो उनके लिए फिर ज्यादा तो नहीं वो नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। उसकी वजह ये होती है कि जैसे मैंने उसी को बताया कि जो रात के टाइम पर जो बूढ़े होते हैं उनके लिए ठीक है। जो यंग होते हैं ना उनके अंदर जो परात हम छोटी इलायची साथ ऐड करवा देते हैं, ठंडी, ठीक है ना, और ठंडी होती है, ठीक है, और रतूबत पैदा करते हैं और उसकी फ्रेग्रेंस, और खासकर फीमेल के लिए छोटी इलायची बहुत अच्छी होती है कि अगर उनके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रहे हो तो उसके लिए ये बहुत अच्छी होती है, ठीक है जी। और अजवाइन देसी का कंसेप्ट एक ये है कि ये बहुत गर्म होती है, फलां होती है, ऐसा कुछ नहीं है, कार्बोनेटिव होती है कि ये आपके गैसेस खत्म करती है, हाँ जी, डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लियर करती है, ये उसके लिए ये बहुत अच्छी होती है। अब दूसरी साइड पर अगर थकावट के लिए आ जाए, कुछ लोग ऐसे होते हैं उनका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। अगर उनका ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है तो 100% जब तक उनकी ब्लड की सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होगी, ऐसा बंदा बैठेगा, उसको चलने को दिल नहीं चाहेगा, उसके पट्टे दर्द करते रहेंगे, वो टखने सूज जाते हैं, 100% उसके साथ ये प्रॉब्लम होती है। क्योंकि तो जब तक उसका ये ट्राइग्लिसराइड नॉर्मल नहीं होगा, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल नहीं होगा, तो वो भी उसके लिए प्रॉब्लम रहेगा। अगर आपकी इजाजत हो तो इसके लिए एक रेमेडी बता दूं, जबरदस्त होगी, ठीक है। अगर किसी को भी
कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, जो मैं रेमेडी बताने लगा हूं ना, इसके साथ हाजमा भी ठीक होगा, लिवर भी अगर फैटी हुआ वो भी ठीक होगा, और उसका ट्राइग्लिसराइड भी ठीक होगा, और उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे। नींद के लिए आपने क्या बताया कि वो आपने हाफ टी स्पून जो है वो आपने अजवाइन ले लेनी है, और बच्चे लड़कियां जो है स्पेशली उसमें एक इलायची जो है, सब्ज इलायची वो ऐड कर लें, उसका कावा बना के आप रात सोने से पहले पी लें, आपकी नींद भी अच्छी होगी और हार्मोन्स भी उसके बैलेंस में रहे। हाँ, ठीक है, और उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। खासकर जो लड़कियां, खैर वो सेगमेंट नहीं है, वरना पीसीओ के लिए बताऊं तो इंतहाई जबरदस्त किस्म की चीजें होती हैं। हाँ जी। अब यह है कि जो ट्राइग्लिसराइड है उसके लिए बताता हूं कि काली मिर्च 100 ग्राम, अजवाइन देसी 25 ग्राम, कचूर, ये लिख लें जी अगर आप नोट करना चाहते हैं तो, साथ साथ आप उनकी बता रहे हैं कि किस के लिए कौन सा ये ट्राइग्लिसराइड के लिए नुस्खा है। ये मैं चैलेंज से कहता हूं कि अगर कोई शख्स जिसका 1200 पर भी ट्राइग्लिसराइड पहुंचा हुआ हो, अगर इसको कंटिन्यूसली करे तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे, 100% इसके साथ वो सेफ होगा, और ये हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर है ये चीजें। ठीक है, दोबारा से बताता हूं, काली मिर्च 100 ग्राम, अजवाइन देसी 25 ग्राम, कचूर 25 ग्राम, सोए 25 ग्राम, नुशादा ठीकरी 12 ग्राम। इसको ब्रीक पीस लें, आधी चम्मच खाना चाहे सुबह दोपहर शाम खाएं। सोए भी ड्राई फॉर्म में मिल जाते हैं? मिल जाते हैं, आम मिलते हैं। आप अचार के अंदर, आपको पता है हमारी अम्मी तो जब सरसों का साग बनाती थी, वैसे कोई सालन बनाती थी ना, तो उसमें सोए ऐड कर देती थी। लेकिन आजकल क्या करें, लोग नहीं पसंद करते, और ये लोग जो खाते हैं वो माशाल्लाह, आप फिर इसलिए प्यारी भी तो है माशाल्लाह इतना, अल्लाह ताला रहमत फरमाए कि आपके ये ऐसी चीजें इस्तेमाल करते बंदा फ्रेश रहता है। वरना फिर क्या होता है कि फ्रैकल्स निकल आए, एक्ने निकल आए, ये सारा कुछ निकल आए, इनकी वजह से भी होता है। लेकिन इन चीजों से अगर कोई ये इस्तेमाल करता है और उसके साथ ट्राइग्लिसराइड उसका नॉर्मल हो जाएगा, तो उसके जिस्म में दर्द और पट्टों में दर्द और थकावट वगैरह 100% खत्म हो जाएगी। अब दूसरी साइड पर भी दूसरा आ जाता है कि कुछ लोगों का ये चीज होता है कि जैसे महंगी महंगी अद्वियात इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इतने महंगे, आप 5-5 हज़ार की लड़कियां नीचे ये ऑर्डर कर रही होती हैं ऑनलाइन जाके, फलाने सप्लीमेंट्स मंगवा रहे हैं, वाइटामिन मंगवा रहे हैं, वो क्या फायदा? आप सब्जियां खाएं, फ्रूट्स खाएं, आप जो जैसे बता रहे हैं अभी, यही अगर चीजें खाएं तो हमारे लिए देखिए मल्टीविटामिन फीमेल के लिए, मैं लड़कियों के लिए एक रिक्वेस्ट करूंगा आपके तरफ से कि जो बच्चियां होती हैं ना, जिनकी एज अभी 30 साल से कम है, 30 साल से कम का मैं बच्चियां कहूंगा, वो छोटी उम्र की होती है। हाँ जी, ये मल्टीविटामिन नहीं खाएं। मैंने अपने एक्सपीरियंस के अंदर देखा है, इनको जो मल्टीविटामिन डेली लड़की खाती है उसको फाइब्राइड बनने ही बनने, उसको पीसीओ होगा ही होगा, क्योंकि उसकी वो बॉडी इधर से वो चिकन भी ले रही है, ठीक है जी, इधर से अंडा भी खा रही है, और साथ वो मल्टीविटामिन्स भी खा रही है। जब इतने ज्यादा एक्स्ट्रा मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स उसकी बॉडी में इकट्ठे होंगे तो वो कहाँ जाएंगे? और फीमेल का फिर एक ही ऑर्गन होता है जो इफेक्टेड होता है, वो होता है पेल्विस। फिर उसको सिस्ट बन जानी है, उसके प्रॉब्लम हो जानी है, फिब्राइड बन जानी है। तो बेस्ट होता है कि इन चीजों से बचें और आप देसी चीजें जो है इनको इस्तेमाल करें, उनका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनका ना थकावट जो होती है वो बस रहनी वॉक तो करना नहीं, खाया और बैठ गए और लेट गए, फिर कुछ नहीं। और आज आपको एक और चीज, जिनके पट्टे दर्द कहते रहते हैं। हाँ। मुझे एक मैं जहां पर रहायश की हुई वहां पर देखा तो लड़की ने ऐसे गर्दन पे वो कॉलर लगाया हुआ और यूं करके फिर रही थी वो। हाँ, ठीक है ना, तो मैं हैरान था, मैंने कहा जी कितनी देर हो गई? कहते 4 माह हो गए इसकी ट्रीटमेंट करते हुए, तो इनके पट्टे दर्द जो है ना, वो शोल्डर पेन जो है ना, वो खत्म ही नहीं हो रहा। अब यकीन जानिए, शोल्डर और ये जो नेक के बैक पर जो मैं जो फार्मूलेशन बताने लगा हूं, जी जी, कोई भी शख्स जिसको ये प्रॉब्लम है कि पट्टे दर्द कर रहते हैं, थकावट रहती है, नेक के अंदर प्रॉब्लम होगी है, सर्वाइकल उसका प्रॉब्लम होगी, ऐसे करिए स्पॉन्डिलाइटिस उसको हो चुका हुआ, अगर ये फार्मूलेशन इस्तेमाल करेगा, आप यकीन जानिए मैं अपने क्लिनिक पर इस्तेमाल कराता हूं, और अल्हम्दुलिल्लाह अगर किसी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो, 1.5 से 2 माह के अंदर उसका नेक का कॉलर शालर उतर जाता है, पट्टों के दर्द बिल्कुल खत्म हो जाती है, और इंतहाई और सस्ती है। वरना लोग जो मल्टीविटामिन लेते हैं वो 5-5, 6-6 हज़ार रुपए के आते हैं, और इसके साथ जो मेडिसिन खाते हैं और वो 8-9 माह से खाए जा रहे हैं, उनको तो मैं दे रखा, वो ठीक नहीं हुए। पट्टों के दर्द के लिए इंतहाई जबरदस्त किस्म की फार्मूलेशन है कि हल्दी ले लें 50 ग्राम, और कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है, इंतहाई सेफ। ड्राई हल्दी, अच्छा, ठीक है जी। बरग मदार ले लें 50 ग्राम, सुहागा सफेद 25 ग्राम, सोडा खुर्दनी 25 ग्राम, ये तमाम चीजें लें, इसको कैप्सूल की फॉर्म में रखें, ब्रीक पीस लें 500 mg का कैप्सूल सुबह दोपहर शाम। और इसी के साथ दूसरा देखिए, मैं कितना आपके तवज्जो से कितना कुछ बता रहा हूं, ये मैं पूरी रेमेडी वो बताने लगा हूं कि जो क्लिनिक पर एक हकीम या हर्बलिस्ट या कोई भी है देता है, मैं वो बताने लगा, ताकि किसी को अपने फार्मूला बता रहा हूं, ताकि ये ना हो कि किसी को आधा इस्तेमाल करे आराम ना, तो वो कहे जी देसी दवाइयों में फायदा नहीं होता। कतई नहीं, देसी दवाइयों के अंदर बहुत फायदा होता है, लेकिन अगर कंप्लीट फार्मूलेशन बनाए तो। और इसी के साथ दूसरा जो क्या करना है, मगज बादाम 30 ग्राम, अजराकी मुदब्बर
50 स्टोर से आम मिल जाती जाकर। ये इतनी मजे की चीजें हैं जो हाँ जी, 25 ग्राम जंजबील जिसे सुंड भी कहते हैं, 25 ग्राम पंजीरी में इस्तेमाल होती जी, जंजबील 25 ग्राम, ठीक है, और फिलफिल स्याह 10 ग्राम, ये तमाम चीज़ें ले लें, बारीक पीस लें। 1000 mg का कैप्सूल सुबह दोपहर शाम, या अगर खुली भी खा सकते हो तो आधी चम्मच सुबह दोपहर शाम खाएं। अगर किसी भी शख्स को पट्ठों के अंदर दर्द बहुत रहता है, वो मल्टीविटामिन खाता है तो उठता है, पेन किलर खाता है तो उठता है। अच्छा, यहाँ पे फरूख साहब, माओं को भी बड़ा एक वो आ जाता है। पहले हमारी अम्मियाँ थी ना, तो वो सर्दियाँ शुरू भी नहीं होती थी तो वो देसी घी ज़ाहिर है हर घर में होता था, अपना गाँव से जिनका ताल्लुक है उनके इजीली हो, तो पंजीरी बनाई जाती थी। पंजीरी में आप जितनी चीजें सारी सुंड हो गई, जैसे ये फुल मखाना हो गया, जैसे वो और बड़ी चीजें हैं जो कि वो कमर कास होता था, लोद पठानी होती थी, हाँ, मेथरे होते थे, वो डाले जाते, वो इतने इफेक्टिव होते थे। हम सारी सर्दियां, हम लोग ये जो आजकल के बच्चे कहते हैं ना कि मतलब बाहर से ये पेस्ट्री मंगवा दो, ये हमें डोनट मंगवा दो, हमें ये, हम वो नहीं, हमें ये पंजीरी अम्मी दे देती थी और हमने वही खानी है। और रात को सोने से पहले या फिर दूध का एक गिलास ले लेना है, और ज्यादा से ज्यादा नहीं तो फिर दूध पत्ती दे देनी है, दूध पत्ती, सही। तो वो आजकल की माओ को पता ही नहीं पंजीरी क्या होती है, बनाते कैसे हैं, उसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या उसकी अफादियत है। उसका सबसे बड़ा एक जो हुआ है ना, वो भी ये भी है कि जो लोगों के अंदर कंसेप्ट बैठा कि जब किसी को, अगर हम भी आप कहते हैं ना कि देसी घी खा लें, मुझे कहते हैं कि डॉक्टर साहब वो तो मुझे हार्ट अटैक नहीं कर देगा। डॉक्टर्स हजरात ने माजरत के साथ डॉक्टरों से, पूरी दुनिया की रिसर्च जो है, अभी जो लेटेस्ट रिसर्च है उसके अकॉर्डिंग देसी घी से ना तो मोटापा होता है, कोलेस्ट्रॉल नहीं होता कुछ, मतलब ये हार्ट डिजीज, वो तो आप रिकमेंड करते हैं कि आप देसी घी की तरफ आए, छोड़ देंगे अब यही रिकमेंड करने लगे, और कुकिंग ऑयल स्पेशली, बिल्कुल। और लोग डर के इतना हो गए हैं कि अब उन्होंने क्या किया जी कि मैं देसी घी खाऊंगी मोटी तो नहीं हो जाऊंगी, देसी घी खाऊंगी मुझे हार्ट अटैक तो नहीं हो जाएगा, ऐसा डरे हैं लोग। उसके बाद उन्होंने खाना ही छोड़ दिया, हालांकि ये इंतहाई सेफ था। और वैसे जो आप पंजीरी वगैरह के आप कहते हैं, अगर आप भी खवातीन वो जो डिलीवरी हुई है और उसके बाद ये पंजीरियां खाएं तो उनका बाद में कमर दर्द नहीं करती है, क्योंकि इसके अंदर जो चीजें होती हैं वो बहुत जबरदस्त, और ये सब माओं के काम होते हैं। मां जो है ना बहुत बड़ी ब्लेसिंग है अल्लाह। लेकिन आजकल की मां कहती है कि चलो रोटी मैं की बना के दवा, ये नूडल्स ले लें, ये मकरूनी ले लें, ये चिप्स ले लें, वो खा लें, तो उनके अंदर वो चले। अब जाते जाते मैं चाहती हूँ कि मुख्तसर से हमें कोई आसान सा टोटका बताएं, खासतौर पर जो थकावट का, हर कोई आजकल कहता है जी मुझे थकावट बहुत ज्यादा है, जहाँ भी देखो जमाइयाँ ले रहे होते हैं बैठ के, नींद ही पूरी नहीं होती, सुस्ती बहुत है, काहली बहुत है। इसके लिए बहुत इजी सा जो है, जिसको आम बंदा जनरल टॉनिक के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है, उसको है जी असगंध, मेथी दाना, कलवंजी और सुंड। इन चारों चीज़ों को बराबर वजन में ले लें, उनको बारीक पीस लें, आधी चम्मच सुबह दोपहर शाम खा लें, और साथ उसके नीम गर्म दूध पिए। इंशाल्लाह ताला 8-10 दिनों के अंदर थकावट उनकी क्या बात है, और जबरदस्त। फारूक साहब, आपने इनमें 3 चीज़ें तो मैं ऐसी जानती हूँ जो कि इतनी मजे की होती हैं और इनकी अफादियत भी बहुत जरूरी है, हर घर हर किचन में मौजूद होती है। बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला, मॉर्निंग शो में आए और इसने आपने इफेक्टिव हमें टोटके बताए, नुस्खे बताए, बहुत शुक्रिया जी। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे एक नए सेगमेंट के साथ, तो आप हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक इन न्यू पाकिस्तान। और अभी जो सेगमेंट है, बात करेंगे पाकिस्तान की मैशत और तालीमी शोबा इस वक्त सख्त चैलेंजेस से गुजर रहे हैं। एक तरफ तो बेरोजगारी है और गुर्बत में इजाफा हो रहा है, तो दूसरी जानिब तालीम की कमी है और हुनरमंदी की अदम मौजूदगी नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा करने में रुकावट बने हुए हैं। मुल्क में 2.6 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, जबकि आला तालीम तक रसाई सिर्फ 10% नौजवानों को हासिल है। यही नहीं, पाकिस्तान के IT बरामदात सिर्फ $2.6 बिलियन तक महदूद हैं, जो कि खित्ते के दीगर ममालिक के मुकाबले में बहुत कम है। ऐसे में जदीद तालीम और हुनरमंदी के फ़रोग़ देना वक्त की अहम ज़रूरत बन चुका है। इसी तनाजुर में अल खिदमत फाउंडेशन ने 2022 में बनो काबिल प्रोग्राम का आगाज़ किया, और ये जो बनो काबिल प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम नौजवानों को मुफ्त IT ट्रेनिंग फ्राहम करके इन्हें खुद कफील बनाने की कोशिश कर रहा है। इसके तहत जदीद कोर्सेज जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग है, वेब डेवलपमेंट है और फ्रीलांसिंग हब की तरबियत दी जा रही है, ताकि नौजवान आलमी फ्रीलांसिंग मार्केट से जुड़कर अपनी मुआशी हालत को बेहतर बना सके। और बनो काबिल प्रोग्राम के जरिए मुल्क भर में 85 से ज़ायद सेंटर्स कायम किए जा चुके हैं, जहां हज़ारों नौजवान ट्रेनिंग मुकम्मल करके रोज़गार कमा रहे हैं अपना। अल खिदमत फाउंडेशन इसके तमाम अखराजात बर्दाश्त कर रही है, ताकि माली मसाइल किसी भी नौजवान के हुनर हासिल करने में रुकावट ना बने। ये प्रोग्राम सिर्फ एक तालीमी मंसूबा नहीं है, बल्कि एक समाजी और मुआशी इनकलाब की बुनियाद भी बन चुका है। आज हम इसी प्रोग्राम पे बात करेंगे, बनो काबिल प्रोग्राम किस तरह से पाकिस्तान के तालीमी और मुआशी चैलेंजेस को कम कर सकता है और ये नौजवानों के लिए किस हद तक फ़ायदेमंद साबित हो रहा है। तो हमारे साथ मौजूद है जी सदर अल खिदमत बस्ती पंजाब इकरामुल हक सुबहानी साहब।
आपको अपने मॉर्निंग शो में वेलकम करते हैं सर। सबसे पहले जी सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये आइडिया बनो काबिल और फिर इतने बड़े पैमाने पर नौजवानों को इसमें इन्वॉल्व करना, उनकी फ्री तालीम, और सिर्फ तालीम नहीं है, उनको एक हुनर सिखाना बाकायदा, ताकि वो एक बाइज्जत रोज़गार कमा सकें, क्या कहेंगे इस बारे में? जैसे आपने खुद तज़किरा फरमाया अपने इंट्रोडक्शन में कि 2.6 करोड़ बच्चे जो हैं इस वक्त स्कूलों से बाहर हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि 25 करोड़ आबादी में से 64% नौजवानों पर मुश्तमिल है जिनकी उम्र 30 साल तक है, और इसी तरह से 80% बच्चे जो हैं ऐसे हैं या हमारी आबादी का हिस्सा है कि जो 80% आबादी जो है वो 40 साल तक की उम्र की है। तो इस तरह से 15 करोड़ कमोबेश 30 साल तक की उम्र के नौजवान यहाँ पर मौजूद हैं, यूथ मौजूद है। और इस तरह से अगर हम 80% या 40 साल तक की उम्र का अदादोशुमार को सामने रखें तो ये कमोबेश 20 करोड़ बनती है। इतनी बड़ी असासा पाकिस्तान के पास यूथ की सूरत में मौजूद है। और दूसरी तरफ क्या है कि हालात जो है दगरगूं हैं, मुआशी हालात, लोग परेशानी में मुब्तला है, मुआशरा जिस तरफ जा रहा है तो आप उस पर बहुत ज़्यादा तफसील से बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो इन सारे हालात के पस मंज़र में अल-खिदमत फाउंडेशन पहले से जो ज़ाहिर है कि मुआशरे का पिसा हुआ तबका हम कहते हैं उनको ऊपर उठाने के लिए अपने मुख्तलिफ सात प्रोग्राम्स के ज़रिए से खिदमत सर अंजाम दे रही है। ये आइडिया जो था इकराम साहब, ये आपके जहन में किस तरह से आया? आपको कैसे लगा कि नहीं, हमें इन नौजवानों को ना सिर्फ तालीम देनी है बल्कि इनको रोज़गार भी देना है? जी, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ये इतनी बड़ी यूथ जो है वो असासा है और दूसरी तरफ मुल्क के हालात हैं। तो अल-खिदमत फाउंडेशन के सदर डॉक्टर हफीज़ुर रहमान साहब, हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, इन्होंने एक बड़ी पब्लिक को जो असासे की सूरत में मौजूद है, जो काम करने का जज्बा रखती है, पुरअज़्म है, उनके लिए एक ऐसा प्रोग्राम का आगाज़ किया है कि जिसके ज़रिए से तेज़ी के साथ मुल्क भी तरक्की करे, उनके मुआशी मसाइल भी हल हों, और वो एक ऐसी उम्मीद की किरण लेकर आए हैं कि मुआशरे में एक ऐसा प्रोग्राम डिज़ाइन किया है। मैं समझता हूँ ये प्रोग्राम नहीं है बल्कि एक तहरीक हम बनाना चाहते हैं कि इतनी बड़ी यूथ इसका हिस्सा बने और आईटी के ज़रिए से वो ना सिर्फ खुद माली इस्तेहकाम का बायस बने बल्कि ज़र मुबादला कमाने की सूरत में वो मुल्क को भी इस्तेहकाम का ज़रिया बनाए। तो बुनियादी तौर पर तो ये आइडिया था कि इस पर सोच विचार की गई कि किस तरह से अपनी यूथ को एनफोर्स किया जाए, एंटाइटल किया जाए और उनमें वो काबिलियत पैदा की जाए कि वो खुद इन्हसारी की तरफ जाएं, माली इस्तेहकाम की तरफ जाएं। हमारे जो नौजवान हैं बहुत इंटेलिजेंट हैं और उनमें कुछ करने की जो है वो एक उनमें लगन भी है कि वो कुछ करना चाहते हैं। सिर्फ ये है कि उनको एक गाइडलाइन, एक रास्ता दिखाने की जरूरत है, एक डायरेक्शन। और खास तौर पे जो बच्चियां हैं, खवातीन हैं, हमारी मुआशरे का 50% है, हम चाहते हैं कि वो भी ज़ाहिर है कि ये खुद इन्हसारी के मामले में वो भी आगे बढ़ें और अपना भरपूर किरदार अदा करें। अच्छा इकराम साहब, ये बताइएगा ये प्रोग्राम जो है किन शोबों में आप तरबियत फ्राहम कर रहे हैं और फिर जो ये जो कोर्सेज आप करवा रहे हैं इनका मेयार क्या है? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, एक तो ये 25 की एक पूरी फहरिस्त है जिसमें प्रोग्रामात मौजूद हैं, बच्चे अपने इंटरेस्ट के हिसाब से भी और जो मार्केट की ज़रूरत है उसके हिसाब से भी, लड़के और लड़कियां दोनों। और इसमें हमारा जो बुनियादी प्रोग्राम है वो तो बेसिक जो है वो 3 माह का है, उससे भी ज़ाहिर है कि वो अपनी इनकम जनरेट करने के लिए आगाज़ कर सकते हैं। फिर इसमें जो एक्सपर्टीज़ पैदा करने के लिए दिलचस्पी जो नौजवान लेंगे, बल्कि मैं आपके चैनल के तवस्सुत से नौजवानों से ये दरख्वास्त भी करूँगा कि वो इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। हमें बहरहाल इस वक्त भी जो है जहाँ जहाँ भी हमने कराची के बाद लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बड़े शहरों में इस प्रोग्राम को मुनक्किद किया है, तो नौजवान बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं। तो फिर 1 साल तक ये हमारे प्रोग्राम जाते हैं ताकि नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपर्टीज़ फराहम की जाए ताकि वो ज़्यादा मियारी काम कर सकें। अच्छा सर, ये भी बताइएगा अगर कोई जो बच्चे इस वक्त हमें देख रहे हैं नौजवान, वो अगर इसमें दाखिला लेना चाहते हैं तो इसका अमल क्या है और किन नौजवानों को आप तरजीह देते हैं ज़्यादा कि इजीली उनको एडमिशन मिल जाता है अगर किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं? जी, एक तो हमारा पोर्टल है जी, वो पूरे मुल्क भर में ओपन है। इस तरह से हमारी मुख्तलिफ तारीख हैं, हमने डेट्स अनाउंस की हुई हैं। 16 फरवरी को लाहौर में एप्टीट्यूड टेस्ट हो रहा है, इसी तरह से 16 फरवरी लाहौर में, 21 फरवरी को हमारा गुजरांवाला में एप्टीट्यूड टेस्ट है। शुरू कर रहे हैं आप? लाहौर में टेस्ट तो ले रहे हैं वो हमारा जो है स्टेडियम में, या इस वक्त वो फाइनल कर रहे हैं जो हमारा मीनार पाकिस्तान है वहाँ पे। इस तरह से हमारा जो है शेखुपुरा में वो टेस्ट मुनक्किद होगा 24 फरवरी को, वो भी वहाँ का उन्होंने स्टेडियम एंगेज किया है। गुजरांवाला ने भी 21 फरवरी के लिए अपना स्टेडियम एंगेज किया है। तो इस तरह से मुख्तलिफ जगहों पर हम बड़े जगहों पर जो है वो एप्टीट्यूड टेस्ट ले रहे हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट के बाद ज़ाहिर है कि फिर इंटरव्यूज़ होते हैं। कोशिश और ख्वाहिश हमारी ये होती है कि ज़ाहिर के जो बच्चे दिलचस्पी इसमें ले रहे हैं, जिनका एप्टीट्यूड है, आईटी की तरफ रुझान है, उनको हम पहले लॉट में लें और उनको वो एक्सपर्टीज़ पैदा करें। फिर वो प्लेटफॉर्म हम फराहम करते हैं कि जिसके ज़रिए से वो अमलन काम करके, ट्रेनिंग के बाद अमलन काम करके
फिर वो अपने जो डिप्लोमा देते हैं आप, फिर वो डिप्लोमे के थ्रू सर्टिफिकेशन होती है। ठीक है। अच्छा ये भी बताइएगा मुस्तकबिल में क्या प्लान्स हैं आपके? आप बता रहे हैं मुख्तलिफ शहरों में बड़े प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं, तो इसको क्या इन्हेंस करना चाहते हैं, क्या किस तरह से? ये मुल्क भर का प्रोग्राम है, जैसे मैंने अर्ज किया कि 15 से 20 करोड़ की आबादी ऐसी है कि जहाँ ज़ाहिर है कि वो इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकती है। तो इसको हम मुल्क भर में लॉन्च कर चुके हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि तरतीब के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अल-खिदमत फाउंडेशन की जो एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है वो ये है कि अल-खिदमत फाउंडेशन मुल्क भर में तमाम ज़िला में इसका ज़िले सेटअप मौजूद है। तो हर ज़िले ने अपना काम करना है, हर ज़िले की तरफ से अल-खिदमत की तरफ से भी, नौजवानों की भी तरफ से भी ये परसुएशन है कि जल्द अज जल्द वहाँ पे भी ये प्रोग्राम को लॉन्च किया जाए। तो अल-खिदमत फाउंडेशन तेज़ी के साथ इंशाल्लाह रमज़ानुल मुबारक के बाद फौरी तौर पर तेज़ी के साथ तमाम अज़ला में इस प्रोग्राम का आगाज़ करेगी। इस वक्त भी बड़े अज़ला में इस वक्त बाज़ अज़ला में प्रोग्राम का आगाज़ हो चुका है, बाज़ अज़ला में हम जल्द इस प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं। अच्छा ये भी बताइए कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि अब तक ये तरबियत जो है मुकम्मल कर चुके हैं, और फिर कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि ये जो अल-खिदमत फाउंडेशन है जिनकी ट्रेनिंग कर चुकी है, और ट्रेनिंग करने के बाद फिर अमली मैदान में बाइज़्ज़त रोजगार भी वो कमा रहे हैं? जी, इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह ज़ाहिर है कि हमारा चूंकि ज़िली सेटअप है, तमाम अज़ला में इस वक्त कोई हज़ारों के करीब तादाद है, कमो बेश 25,000 आपने शुरू किया था। 22 में शुरू किया हमने इसका आगाज़ किया। 25,000 से ज़्यादा ऐसे नौजवान हैं जो अमलन इस वक्त काम कर रहे हैं, ट्रेनिंग हासिल कर ली है, वो अमलन इस काम का आगाज़ कर चुके हैं, और वो हमारी सक्सेस स्टोरीज हैं। और खुशी की बात यह है कि उसमें बहुत बड़ी तादाद जो है वो तालबात की भी है, और ज़ाहिर है कि अमलन जो काम सीखते हैं वो उस काम को करते हैं प्रैक्टिकली। अच्छा, ख़वातीन के हवाले से मैं चाहती हूँ कि जो ख़वातीन इस वक्त में देख रही हैं उनके लिए क्या आप किस तरह से उनको गाइड करना चाहते हैं? किस किस्म के आप प्रोजेक्ट्स हैं, क्या इक़दाम कर रहे हैं कि वो अगर कोई लर्निंग कोई ट्रेनिंग अगर हासिल करना चाहती हैं, किस तरह से आपसे कांटेक्ट कर सकती हैं? लाहौर में आपने 2 जगह बताई, क़ज़ाफ़ी स्टेडियम, मीनार पाकिस्तान। 16 फरवरी को जी इनके कैंप्स लग रहे हैं। जी ऐसे हमारे टेस्ट हो रहे हैं, कैंप तो हमारे मुस्तकिल हैं, रजिस्ट्रेशन हो रही है, टेस्ट लेंगे लोग। और जो स्टूडेंट्स इस वक्त हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं और चाहते हैं आरटी से उनकी दिलचस्पी है, तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ख़वातीन के बारे में किस तरह से काम कर रहे हैं? ख़वातीन के लिए भी ज़ाहिर है कि हमारी लैब्स भी मौजूद हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं, हम बल्कि इंकरेज कर रहे हैं बच्चियों को कि वो आएँ, ट्रेनिंग हासिल करें। और वर्क एट होम का चूंकि ये मॉडल है, तो ख़वातीन के लिए खुद बड़ी आसानी है इस प्रोग्राम में कि वो इस प्रोग्राम को सीखें और बाइज़्ज़त तरीके के साथ जो है वो अपनी ज़ाहिर है कि माली इस्तेहकाम में अपना रोल अदा करें। हम ये समझते हैं कि ये नौजवान सिर्फ ये नहीं है कि अपनी ज़ाती तौर पर माली इस्तेहकाम का बायस बनेंगे, उनके घराने खुशहाल होंगे, बल्कि इससे मुल्क खुशहाल होगा। ठीक है, ख़वातीन के बारे में आपने हमें बताया। अब ये भी बताइए कि ये जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं इनको अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे बात करें, तो ये जो फ्रीलांसिंग मार्केट है मुतारिफ कराने के लिए क्या मज़ीद इक़दाम किए जा रहे हैं? किस तरह से इसको आप चाहते हैं कि मज़ीद इस प्रोजेक्ट को इम्प्रूव किया जा सके? जी, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि इसमें हमने इस वक्त 1 साल तक के प्रोग्राम रखे हैं, ताकि जो बच्चे अच्छा रिजल्ट दे रहे हों, दिलचस्पी लेते हों, तो इंटरनेशनल मेयार के काम को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए हम उनको मज़ीद जो अभी आप आउट ऑफ कंट्री जाके और काम कर रहे हों? इसमें एक तो बड़ा फ़ायदा यही है कि इसमें आउट ऑफ कंट्री जाने की जरूरत नहीं रहती। वर्क एट होम का चूंकि ये मॉडल है, तो वर्क एट होम में रहते हुए तो जाहिर है कि इससे पहले भी जो नौजवान कुछ ना कुछ ऐसी तादाद मौजूद थी कि जो पाकिस्तान में रहते हुए जिनके पास महारत थी, सॉफ्टवेयर हाउसेस पाकिस्तान में तेजी से डेवलप हो रहे हैं, उनको एक बहुत बड़ी मैन फोर्स चाहिए जो टेक्निकली जो काम को कर सके। तो पहले भी वर्क एट होम और पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर ये काम कर रहे हैं। इसका हम जाल पे बिछाना चाहते हैं मुल्क भर में कि ये जाहिर कि वो पाकिस्तान में रहते हुए ज़र मुबादला भी कमाएं और अपने खानदान के लिए भी और मुल्क की तरक्की में, इकॉनमी में अपना किरदार भरपूर किरदार। मैं इसी तरफ ही आना चाह रही थी। मैं जानना चाह रही थी कि ये जो प्रोग्राम आपने स्टार्ट किया 2022 से आप इसका आगाज़ किया, और आपने कहा कि हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स जो हैं इस वक्त अमली तौर पर फील्ड में मौजूद हैं और काम कर रहे हैं। तो मैशत अगर हम बात करें, इकॉनमी की बात करें पाकिस्तान की, तो इस पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं? कितना आपका हिस्सा है इसमें, और गवर्नमेंट की तरफ से क्या सपोर्ट आपको मिल रही है इस वक्त? एक तो ज़रा मुल्की इकानमी इस वक्त जो ज़र मुबादला की सूरत में IT इंडस्ट्री में है, वो 2.6 मिलियन के करीब जो है वो ज़र मुबादला ज़ाहिर के पाकिस्तान को मिल रहे हैं। इसको हम कई गुना बढ़ाना चाहते हैं। हमारा टारगेट है कि आने वाले चंद महीने चंद सालों में ये 10 गुना कम अज़ कम हो, और जिसकी बड़ी गुंजाइश मौजूद है। इसमें ज़ाहिर है कि जो इस इंडस्ट्री से मुतल्लिक लोग हैं, जो इस मुल्क के लिए ज़ाहिर के फ़िक्रमंद रहते हैं, वो बड़े होपफुल हैं कि इंशाल्लाह ये ऐसा टारगेट है, सॉफ्ट टारगेट है कि एक ऐसा प्लान है, हमने रास्ता हमवार किया है। नौजवान पुरअज़्म है, जफाकश हैं, मेहनती हैं, काम करना जानते हैं। आप जानते हैं कि
फ्री है ये ट्रेनिंग? बिल्कुल 100% फ्री है, ना सिर्फ 100% फ्री है बल्कि हम लैपटॉप की सहूलत की सूरत में उन्हें फैसिलिटेट करते हैं। अच्छा। ना सिर्फ ये ट्रेनिंग देते हैं बल्कि जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते उनको ज़ाहिर है कि इस तरह की सहूलत भी हम दे रहे हैं। मैट्रिक के बाद आपसे कांटेक्ट करते हैं स्टूडेंट ज़्यादातर या FA? क्या तालीम इसके लिए हमने ज़रूरी नहीं करार दी। ज़ाहिर है कि तालीम अगर मैट्रिक है उनके पास तो ज़ाहिर है कि उनके लिए आसानी बच्चों की होगी, लेकिन इसमें हमने तालीम की लिखना पढ़ना जो भी जानता है, इवन मिडिल पास भी है तो वो भी आपसे राब्ता कर सकते हैं। बिल्कुल जी, और कर रहे हैं। कर रहे हैं। और बाज ऐसे लोग भी हैं कि जो जरा एज में बड़े हैं और वो दिलचस्पी ले रहे हैं और बड़े इन्हमाक के साथ सीखते हैं और वो ज़ाहिर के जैसे हमारे रिटायरमेंट के बाद अक्सर हमारे ट्रेंड है कि लोग घरों में बैठ जाते हैं, रेस्ट करते हैं जी, बाकी उम्र जो है आराम करने की है, लेकिन ऐसे लोग भी बड़ी खुशी की बात है और अच्छी बात है। बड़ा अच्छा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बता रहे हैं कि वो भी आपसे कांटेक्ट करें। ठीक है, तो ये भी बताइएगा ये जो अल-खिदमत फाउंडेशन है ये अपने जितने भी आपके अखराजात होते हैं, खर्चे होते हैं, ज़ाहिर है आप इतने बड़े पैमाने पर इस प्रोजेक्ट को चला रहे हैं, तो किस तरह से इनको पूरा करते हैं, क्या किया जाता है, क्या लोग आपको सपोर्ट करते हैं, क्या मतलब किस तरह से? बहुत शुक्रिया जी, अहम बात की आपने। मैं आपके इस चैनल और इस सवाल के तवज्जुह से अपने तमाम अहले खैर जो हैं, मावनीन हैं, उनका शुक्रिया भी अदा करूँगा। अल-खिदमत फाउंडेशन पर वो बेपनाह इत्मीनाद करते हैं, वसाइल फराहम करते हैं। ट्रस्ट का इशू है, जो जब ट्रस्ट लोगों का डेवलप हो जाता है तो फिर लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, हिस्सा डालते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमें कभी वसाइल की कमी नहीं हुई। मैं आपके चैनल के तवज्जुह से भी दोबारा भी उनका शुक्रिया अदा करते हुए उनसे गुजारिश करूँगा कि वो आगे बढ़ें, इसमें वो अपना किरदार भी अदा करें। हम मिलकर मुआशरा, सोसाइटी, मीडिया, मैं मीडिया से भी दरख्वास्त करूँगा आपका शुक्रिया अदा करते हुए कि मीडिया भी इसका हिस्सा बने और ओवरऑल जो है हम एक इसको तहरीक की शक्ल दें ताकि अपने आने वाली नौजवान नस्ल को मुस्तहकम करें, रोशन उन्हें मुस्तकबिल दें और वो ज़ाहिर के इस मुल्क को तरक्की का बाइस बने। अच्छा, ये बताइएगा हमें इकराम साहब के गवर्नमेंट लेवल पे कोई आपको सपोर्ट अभी तक दी गई है, ये कोई बात हो रही है आपकी कोई गवर्नमेंट से? नहीं जी, गवर्नमेंट लेवल पे एक तो कोई सपोर्ट नहीं दी गई और दूसरा ये कि जब हमने इसको डिज़ाइन भी किया था तो ज़ाहिर है कि इसको हमने जो भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, अल-खिदमत का तरीक़ाकार है, उसी के तहत डिज़ाइन किया है और उसमें ज़ाहिर है कि हमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई मुश्किल पेश नहीं आ रही। आप जानती हैं कि गज़ा का मामला रहा, गज़ा में ज़ाहिर है कि रिलीफ के कामों में इस कौम ने हमें 5.5 अरब रुपए का अल्हम्दुलिल्लाह हमने रिलीफ का काम फराहम किया और किसी मरहले पर हमें वसाइल की कमी का सामना नहीं हुआ। वहाँ के हालात में जो बंदिशें थी, जो मुश्किलात थी, वो अपने तौर पर रहीं। उसमें हमें गवर्नमेंट ने, NDMA ने भी बहुत सपोर्ट किया। ज़ाहिर है कि माल की तरसील थी या बाकी सर्विसेज थी तो उसमें हमें गवर्नमेंट की पूरी सपोर्ट हासिल रही, लेकिन हमें माली तौर पर हमारे जो मावनीन हैं बारे दीगर मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, किसी मरहले पर उन्होंने हमें उसमें कमी का सामना नहीं होने दिया। भी आप लोगों ने रिलीफ के कामों में भी आपने हिस्सा लिया और अब रिहैबिलिटेशन का जो प्रोग्राम है, रिहैब गज़ा के नाम से अनाउंस किया, तो उसमें हमने 15 अरब रुपए का जो है प्रोग्राम जो है वो डिज़ाइन किया है जी, और वो भी ज़ाहिर कि इन्हीं अहले खैर के ताउन से इंशाल्लाह वो पाया तकमील तक पहुंचेगा। एक अहम बात, वहाँ के जो यतीम बच्चे हैं, अल-खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान मुल्क भर में इस वक्त 30,000 जो है यतीम बच्चों की कफालत कर रही है। तो वो चूँकि हमारा एक मजबूत प्रोग्राम है, डिज़ाइन है, बड़ी कामयाबी से गुज़िश्ता 15 सालों से चल रहा है, तो उसी प्रोग्राम को हमने गज़ा में भी शिफ्ट किया कि वहाँ पे जितनी बड़ी तादाद में हलाकतें हुई हैं तो यतामा की भी बहुत बड़ी तादाद है। तो पहले फेज़ में 3000 जो बच्चे हैं वो अल-खिदमत फाउंडेशन अपने ऑर्फन केयर प्रोग्राम के तहत उन्हें अडॉप्ट करेगी। अच्छा, इसी तरह से तालीम के शोबे में उन्हें सपोर्ट कर रही है। जब अभी तक वहाँ पे हालात कुछ बेहतर नहीं भी हुए थे तो पाकिस्तान में बिलखुसूस मेडिकल स्टूडेंट्स को मुल्क भर में और पाकिस्तान में ट्रांसफ़र करके अल-खिदमत फाउंडेशन ने उनकी तालीम का अहतमाम किया हुआ है। तो उन तलबा को भी टेकअप करेगी और IT की ट्रेनिंग भी देगी। इस बनो-काबुल प्रोग्राम का हिस्सा भी हम बनाने की कोशिश करेंगे ताकि ज़ाहिर के वहाँ भी लोगों को माली इस्तेहकाम के लिए हम उन प्लेटफार्म फराहम कर सकें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। इकरामुल हक सुबहानी साहब हमारे साथ थे और ये जो बनो काबिल प्रोग्राम है अल-खिदमत फाउंडेशन का, जो कि 2022 से अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा है और हज़ारों की तादाद में बच्चे जो हैं, नौजवान लड़कियां इवन लड़के मुस्तफ़ीद हो सके हैं। और इसमें तालीम का इन्होंने कोई डिग्री, कोई मयार नहीं रखा है। जो बच्चे पढ़े लिखे नहीं हैं वो भी इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और 16 फरवरी को मीनार पाकिस्तान और क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में ये टेस्ट ले रहे हैं जी। जो बच्चे, जो बच्चियाँ इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर वो IT से दिलचस्पी रखते हैं और फील्ड में जाके पैसे कमाना चाहते हैं, बाइज़्ज़त रोज़गार कमाना चाहते हैं, तो इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक नए अच्छे सेगमेंट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आप हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक इन न्यू पाकिस्तान। और अभी एक नया सेगमेंट, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री एक बार फिर से अपने मुनफरिद मौज़ूआत और दिल को छू लेने वाली कहानियों के साथ शायकीन की तवज्जो हासिल कर रही है। और ऐसी ही एक फिल्म बाप है।
बाप एक ऐसी जज्बाती कहानी पर मबनी फिल्म है, मुसलसल दूसरे हफ्ते भी कामयाबी से सिनेमा घरों में इस वक्त नुमाइश पजीर है। इस फिल्म के जरिए बाप की मोहब्बत, कुर्बानी और मुश्किलात को खूबसूरती से पर्दे पर पेश किया गया है। बाप के डायरेक्टर नदीम चीमा साहब हैं, नवा निगार नईम वजीर और पूरी कास्ट ने फिल्म को बेपनाह पजीराई देने पर नाजरीन और मीडिया का भी शुक्रिया अदा किया है। फिल्म के मरकजी किरदार में पाकिस्तान के मारूफ अदाकार मोहम्मद राना शामिल है, जो एक ऐसे बाप का किरदार निभा रहे हैं जो अपनी बेटी को पालने के लिए मेहनत मजदूरी करता है, लेकिन जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर लाती है जो सब कुछ बदल कर रख देती है। ये फिल्म ना सिर्फ एक वालिद की कहानी है, मोहब्बत की दास्तान है, बल्कि हमारे समाजी मसाइल को भी उजागर करती है। बाप की कहानी जज्बाती और हकीकत पर मबनी है, जो हर बाप को अपने दिल के करीब महसूस होगी। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी कहानियों पर बनी फिल्में जो हैं वो मजीद बननी चाहिए, ताकि हमारे मुआशरती मसाइल पर बात हो सके और लोगों में शाऊर पैदा किया जा सके। फिल्म की शूटिंग इंतहाई सख्त मौसम में कालाबाग डैम के मकाम पर की गई है, जहां टीम को बेशुमार मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा, लेकिन नतीजे में एक शाहकार फिल्म के तौर पर ये बाप फिल्म सामने आई है, जो फिल्म बीनों को मुतासिर कर रही है। फिल्म के डायरेक्टर नदीम चीमा साहब कहते हैं कि पाकिस्तानी फिल्मों को सपोर्ट करना चाहिए और सिनेमा घरों में जाकर फिल्में हमें ज़रूर देखनी चाहिए। तो आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं फिल्म बाप के डायरेक्टर नदीम चीमा साहब। नदीम चीमा साहब, आपको वेलकम करते हैं अपने मॉर्निंग शो में। इस फिल्म का ट्रेलर मैंने भी देखा है और ये फिर जो बाप और बेटी का रिश्ता है, ये दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता है। इस तरफ भी आती हूँ, ये जो क्रेडिट आपको हासिल हुआ है, इस क्रेडिट के बारे में ये जो बाप बेटी का रिश्ता, जिसको इंतहाई खूबसूरत अंदाज में आपने इस फिल्म के ज़रिए लोगों तक पहुँचाया है, और फिर मोहम्मद राना का इंतखाब आपने, क्योंकि वो भी एक बाप हैं, बेटियों के बाप हैं, है ना, और उन्होंने अभी पिछले दिनों अपनी बेटी की शादी भी की और वो सारे फंक्शंस मैंने भी देखे। फिर वो करैक्टर में खुद को उनको ढाल लेना है, चूंकि एक बाप है, क्या कहेंगे इस बारे में? थैंक यू सो मच। आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन फिल्म का किया है कि मुझे तो लगता है मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। नहीं, रियली मैंने ट्रेलर देखा, इट्स अमेजिंग। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये एक सोशल इशू है जिसकी अवेयरनेस के लिए हमने इस प्रोजेक्ट को बनाया, और वो सोशल इशू है बच्चियों के साथ ज्यादती और रेप। और ये ऐसा हमारे माशरे में एक नासूर दिन ब दिन फैल रहा है, जिसकी अवेयरनेस के लिए हमें ऐसा प्रोजेक्ट बनाना चाहिए था। क्या बीतती है उस बेटी के साथ, उस बच्ची के साथ, जिसके साथ ज्यादती के बाद उसको मर्डर कर दिया जाता है? क्या उस बाप के साथ बीतती है जो अपनी बेटी की जुदाई में, गम में, उसका क्या हाल होता है? ये कहानी भी उसी टॉपिक पर है, और ये तस्वर भी आपको तभी आया? तभी आया। ये रिसेंटली जो इशू हो रहा है उस वजह से, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसमें बहुत कामयाब रहा। लोगों ने बहुत पसंद किया इस प्रोजेक्ट को, और ये जो मेरा मैसेज था दुनिया तक पहुंचा। बल्कि इसमें एक आवाज़ उठाई जा रही है बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर कि इस फिल्म को गवर्नमेंट लेवल पर सपोर्ट होना चाहिए, और तमाम कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और लोगों की अवेयरनेस के लिए इसको मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर दिखाया जाए। जी ठीक है। तो मोहम्मद राना का इंतखाब जो है, जैसे मैंने बताया कि बाप बेटी का रिश्ता एक ऐसा होता है ना, और फिर जब वो खुद बाप हैं बेटियों के, तो उस करैक्टर में मोहम्मद ने खुद को ढाल लिया। मोहम्मद बहुत अच्छे एक्टर हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री के। अच्छा, इसमें थोड़ा सा है कि ये हादसाती तौर पर मोहम्मद राना साहब का इंतखाब हुआ। अच्छा, लेकिन मैं आपके 2 मिनट लूंगा उनको बताने के लिए। जब मैंने बाप फिल्म का स्क्रिप्ट लिखा, तो इस स्क्रिप्ट के लिए मेरा इंतखाब जावेद शेख साहब थे। जब मैं मोहम्मद राना साहब के घर पे पहुंचा हूं, तो मेरे पास 2 स्क्रिप्ट थी, एक फिल्म बाप का, और दूसरा एक अदर फिल्म थी जो कि एक्शन कमर्शियल मसाला फिल्म जो होती है सिनेमा के लिए। मैंने वो स्क्रिप्ट जाके मोहम्मद राना साहब की टेबल पे रखा, जिसके लिए मैं उनके पास गया था। और जो दूसरा बाप दूसरी फिल्म थी, वो दूसरी फिल्म थी, और जो बाप फिल्म का स्क्रिप्ट था उसको फोल्ड करके मैंने बाजू में यहीं पे रखा, जैसे मैं बैठा हुआ। मेरा इत्तेफाक से चश्मा नीचे गिरा, मैंने उसको उठाने के लिए नीचे झुका हूं, तो वो स्क्रिप्ट भी नीचे आ गया। उसके ऊपर लिखा हुआ था बाप। मोहम्मद राना साहब की नज़र पड़ गई, कहने लगे यार नदीम, ये बाप बड़ा अच्छा टाइटल है यार। मैंने कहा मुंबई यार, एक ओल्ड कैरेक्टर है, ये आपके करने वाला नहीं है। कहते नहीं यार, टाइटल बहुत अच्छा, मुझे सुनाओ। जबरदस्त। मैं जब मैडम उनको सुनाना शुरू किया, चूंकि मुआशरे की अक्कासी थी, एक बाप और बेटी के सेंटीमेंट्स की बात थी, और चूंकि वो खुद बाप थे, मैं जूं उनको स्क्रिप्ट सुनाता गया, कोई 20 मिनट लगा के जब मैंने उनको स्क्रिप्ट सुनाया, तो उनके ऊपर एक कफियत तारी हो गई ना। वो इन्वॉल्व हो गए उस गेटअप में। मुझे कहने लगे नदीम यार बहुत अच्छा है। मैं उनकी कफियत को देख रहा हूं कि वो बिल्कुल साकत हो गए। कहते आप जाओ, मैं आपको बताऊंगा। मैंने कहा मुंबई, अगर आपको पसंद है तो आप मुझे बता दीजिए ताकि मैं इसका शूट प्लान करूं। कहते नहीं, मैं आपको कॉल करूंगा। अच्छा, मैं चला गया अपने ऑफिस में। मेरी फिल्म अभी बन रही है दिल्ली गेट और छत्तीसगढ़, उसकी पोस्ट प्रोडक्शन में मैं बिजी हो गया। मैं उसकी पोस्ट प्रोडक्शन में बिजी हो गया हूँ। 1 हफ्ता गुजर गया, दूसरा हफ्ता गुजर गया, तीसरा हफ्ता गुजर गया, मुझे कॉल नहीं आ रही। अच्छा, मुझे 21वें 22वें दिन कॉल आती है, नदीम भाई जरा मेरे घर पे आइए। मैं जब मोहम्मद राना साहब के घर पहुंचा, तो अपने घर की सीढ़ियां उतर रहे हैं और उन्होंने अपना फेस कवर किया हुआ है रुमाल से।
मेरे सामने ऐसे ही आके बैठे और बैठे और मुझे देख रहे हैं, और उसके बाद उन्होंने अपना रुमाल चेहरे से हटाया तो उनकी नीचे रियल दाढ़ी बड़ी हुई है जिसमें काले और सफेद बाल। तो मुझे कहने लगे, नदीम ये वही बाप है जो आप मुझे सुनाकर गए। जबरदस्त जबरदस्त, ये होता है ना एक्चुअल हीरो, ये एक्टर, इसको कहते हैं एक्टर, एक्टिंग का वो जो। मैं उनके गले लग गया। मैं हमेशा उनको मोमी भाई कहता था। मैंने कहा भाई नहीं, आप बाबा हैं, आप लेजेंड हैं। मैं उनके गले लगा, मैंने कहा यही है वो बाप जिसको मैंने सोचा हुआ, जिसको ढूंढ रहा हूं मैं, ठीक है ना, जिसकी मुझे तलाश है वो मिल गया। आपको लगता है कि इस फिल्म के थ्रू आपने जो मैसेज देना चाहे हमारे मुआशरे पे, वाकई उसका असर होगा, प्रैक्टिकली होगा? इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैडम। उसका रीजन क्या है? उसमें एक मैसेज ये भी है कि जब मोहम्मद राना की बेटी के साथ एक ऐसा इंसिडेंट होता है, उसके बाद वो इनफरादी तौर पर उन तमाम जगहों पे जाता है, अपने मुआशरे के इर्द गिर्द नजर दौड़ाता है कि मेरी बेटी कैसे कॉलेज जाती थी, कहाँ उतरती थी, किस जगह पे जाती थी, हर उस मुकाम से गुजरता है और लोगों को फॉलो करता है। और जब उस पुलिस डिपार्टमेंट से पता चलता है कि अगर डीएनए जो आपकी बेटी से मिला है अगर इसके साथ मैच कर जाए, जिस पे आपको शक हो मुजरिम के डीएनए से, तो वही आपकी बेटी का कातिल है, तो फिर उसने मुआशरे के हर बुरे मर्द इंसान पे निगाह रखी और उस नासूर को फिल्म के क्लाइमेक्स पे जाकर इबरतनाक अंजाम बनाया उसका। तो ये भी है कि हमें अपने मुआशरे में हर इंसान को अपने इर्द गिर्द नजर रखनी है कि ऐसे कौन अलर्ट रहना, हम सब ने अलर्ट रहना अपनी अपनी जगह पे। यही इस फिल्म का मैसेज था। ठीक है, बड़ा अच्छा मैसेज है और बड़ी अच्छी फिल्म है, और जिस तरह से इसको पजीराई मिल रही है, डेफिनेटली एक अच्छा टॉपिक भी है। इस तरह के मौज़ूआत पे नदीम चीमा साहब, आप समझते हैं कि फिल्में बननी चाहिए। ठीक है, हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है उसका एक कल्चर, उसका एक एलिमेंट, उसकी कामयाबी, मैं इसको हरगिज़ डिनाई नहीं कर रही हूँ, निगलेक्ट नहीं कर रही हूँ कि ये घंडासा कल्चर जो था वो नहीं, वो था एक, वो देखते थे लोग और था भी, हमारे पंजाब का यही कल्चर है। लेकिन अब इन मौज़ूआत पे भी फिल्में बनने की ज़रूरत है, और आपने ये टॉपिक जो सिलेक्ट किए हैं ना, आप समझते हैं कि दूसरों को भी इस पे काम करना चाहिए? कितनी जरूरत है? जरूरत है, मुआशरे की सुधार के लिए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट की जरूरत है। इसी टॉपिक से हटके भी बहुत सारे इश्यूज हैं जिस पे मैं वर्क कर रहा हूँ, सोशल इश्यूज, मैं काम कर रहा हूँ, सोशल इश्यूज पे काम कर रहा हूँ इंशाल्लाह। तो जरूरत है बिल्कुल। और स्टार्ट पे आपने जो इसका मुझे सवाल किया था कालाबाग डैम, और वाकई बहुत ज्यादा चैलेंजेस की तरफ सर्दी बहुत ज्यादा थी और फिर गर्मी बहुत ज्यादा 47 टेम्परेचर था वहाँ का, 47-48। उसका रीजन यह है कि कालाबाग डैम के जो पहाड़ हैं वो नमक के पहाड़ हैं, और जब वो पानी दरिया का गर्म पानी और वो हवाएं जब चलती हैं तो होंठ खुश्क हो जाते हैं। और मोहम्मद राना साहब के लिए एक चैलेंजेस रोल भी था, परफॉर्मेंस भी बड़ी मुश्किल थी, और जिन मुश्किल हालात में उसको हम लोगों ने किया, हमारी टीम ने किया, ये वाकई हमारे लिए एक चैलेंजेस था उसमें। ये तो चैलेंजेस आपने बताया ना, फिर बजट जो है वो, उसमें आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा फिल्म बनाते हुए? अच्छा, इसमें हमारे लिए एक फाइनेंस हमारे यहाँ मेरे ख्याल से फिल्म इंडस्ट्री को लेकर के गवर्नमेंट लेवल पे वो नहीं किया जा रहा जो बाकी, अगर हम देखें बॉलीवुड में देखें, हॉलीवुड को तो खैर छोड़ ही देना, हमारी फिल्म इंडस्ट्री यतीम है, लावारिस है, उसको गवर्नमेंट लेवल पे कोई सपोर्ट नहीं होती। हर एक बंदे को अपनी स्ट्रगल खुद करना पड़ती है, और मुझे भी करना पड़ता है, पैसे भी अपने लगाने पड़ते हैं मैडम। क्या नहीं तो फिर वो जमाना मुझे याद है, मैं चूंकि थोड़ा सा फिल्मी, मतलब वो मुझे फिल्मों से बड़ा लगाव है, तो वो कहते हैं ना, वो जो पैसे इन्वेस्ट करते थे ना, लगाते थे, देते थे, कहते थे फिल्म बनाओ, तो फिल्म उनकी मर्जी की नहीं बनती थी ना, तो फिर ऐसा होता है। बिल्कुल बहुत सारे डायरेक्टर्स के साथ ऐसा। तो फिर मतलब हुकूमती सतह पे जरूरत है, हुकूमती सतह पर जब तक इस फिल्म को सनत का दर्जा नहीं दिया जाता फिल्म इंडस्ट्री को, ये लावारिस रहेगी और ये नहीं रिवाइवल नहीं कर सकती, सर्वाइवल नहीं। मुश्किलात को फेस करना पड़ा बजट को लेकर? देखिए, बजट हमारे पास अच्छा हो तो, जैसे कि हमने इस फिल्म की टोटल पोस्ट प्रोडक्शन अपने होम प्रोडक्शन में की, नदीम चीमा फिल्म्स के अपने स्टूडियो में। अगर हमारे पास बजट अच्छा हो तो हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक इसकी पोस्ट प्रोडक्शन करें, इसकी कलर ग्रेडिंग के लिए आउट ऑफ कंट्री जाएं, इसकी साउंड डिजाइनिंग अच्छी करें। हमने किया, हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम जुगाड़ कर रहे होते हैं, है ना? लेकिन जो प्रोफेशनल तरीका से है उसके लिए काफी बजट चाहिए, जो इसके लिए हमारी पाकिस्तान की मार्केट बहुत छोटी है, हमें रिकवर करने में बहुत प्रॉब्लम है। अभी अपने जुगाड़ करके इतना अच्छा रिजल्ट दिया है, और अगर बजट भी हो, फाइनेंस का भी इशू ना हो, तो फिर तो क्या ही बात है, कितने अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। अच्छा, ये भी बताइएगा हमें, आपकी जो पहली फिल्म थी वो थी जियो सर उठा के, और अभी आपके 2 अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो कि उनके नाम से मुझे लग रहा है कि बड़े अच्छे होंगे, दिल्ली गेट है और छत्तीसगढ़ है। ये स्टोरीज मुझे लग रहा है कुछ डिफरेंट आप दिखाने जा रहे हैं ऑडियंस को। जैसा कि मैंने फिल्म बाप को, वो इंडियन, वो बॉलीवुड वाला एक छत्तीसगढ़ लाइक ऐसा ही है, बॉलीवुड स्टाइल ही है। मेरी फिल्मों का जो एटमॉस्फेयर भी होता है, या उसकी जो टेकिंग का स्टाइल जो आज का है, वो
वो वही लगता है, लेकिन हमारा टिपिकल स्टाइल नहीं होता। वो स्टोरी तो नहीं रखी वो इंडिया की लड़की है और पाकिस्तान का लड़का है, तो बस ये है वो एक अना का हम बना लेते हैं कि नहीं उनकी लड़की लेके आएंगे तो हम जीतेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा जो पहला डेब्यू था, जैसे वो अपनी हर फिल्म में उनका कुछ भी हो जाता है तो वो दिखा देते हैं पाकिस्तानियों ने किया है, और लड़की जो है वो पाकिस्तान की और इंडिया का लड़का लेगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, सवाल 2017 से हम स्टार्ट करते हैं कि जियो सर उठा के मेरा डेब्यू था एज ए प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर। अच्छा, वो फिल्म भी मैंने पाकिस्तान पुलिस फोर्स को, अदारों को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए बनाई कि पुलिस फोर्स में, अच्छा हर महकमे में अच्छे बुरे लोग होते हैं, जो अच्छे थे उनको ट्रिब्यूट पेश किया, उनकी हौसला अफजाई के लिए जियो सर उठा के बनाई। 2017 में मेरी बहुत अच्छी फिल्म थी। 2023 में फिर दौड़ फिल्म बनाई, वो भी एक डिफरेंट टॉपिक था, लेकिन जिसमें बड़ा अच्छा मैसेज था उसमें भी। फिर 2024 में फिर हलफ फिल्म बनाई, फिर वो आईजी साहब ने एक हमें आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब के इनिशिएटिव पे हलफ फिल्म बनाई, वो भी पंजाब पुलिस को। अच्छा, ये जो मौजूदा आपका नया प्रोजेक्ट है, इसमें वो प्रीमियर जो था उसमें एक क्लिप बड़ा वायरल हुआ हुआ सोशल मीडिया पे, वो मोमी भाई जो है ना वो डगमगा रहे हैं, कभी इधर लड़खड़ा रहे हैं कभी उधर, ये क्या है, मतलब क्या था वो? तबीयत ठीक नहीं थी उनकी? अच्छा नहीं, मैं बज़ाहिर देखने में जो लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं मोमी साहब के बारे में कि वो ड्रंक थे, ऐसा कुछ नहीं था। ड्रंक नहीं थे? नहीं थे ऐसा। अच्छा। उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे साथ वो पिछले 6 से 8 माह में कंटिन्यू मेरे साथ थे। अच्छा। और उन्होंने मेरे सेट पे कभी ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ, बल्कि उससे पहले मेरी फिल्म छत्तीसगढ़ में भी मोहम्मद राना साहब हीरो हैं। हाँ। मेरे सेट पे पहले भी ऐसा वाकया नहीं हुआ। हाँ। नहीं, प्रीमियर में आ जाना मैडम, हीरो का इसके पीछे जो है ना कोई वजूहात हैं, कोई बात हुई जरूर ऐसी कि एक स्टार जिसकी 3-4 साल के बाद एक फिल्म आ रही है। हाँ। और उसी का बहुत बड़ा प्रीमियर है, पिला दी गई। मे भी कुछ हुआ है ऐसा कि जिसमें वो ओके नहीं थे वहां पे सेट नहीं थे। इवन कि जब मैं पहुंचा हूं तो मुझसे पहले प्रीमियर पे पहुंच चुके थे, और मैं उनको कह रहा हूं, अगर कोई वीडियो आप देखें तो मैं बाद में जब एंटर हुआ उनके पास तो मैं कह रहा हूं मम्मी आप प्लीज आप जाइए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे कहने के नहीं, मैंने प्रीमियर अटेंड करना है। अच्छा, इसी ड्यूरिंग लगा होगा ना, वो कहते हैं ना थोड़ी सी जो पी ली है। नहीं मैडम, मैं नहीं जानता वो पी नहीं होगी उन्होंने, वो ऐसा कुछ नहीं है, चूंकि मेरे किसी सेट पे ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। अच्छा, तो शफकत चीमा साहब के बारे में चाहती हूँ कि आप बताएं, उनके जो इस वक्त फैंस देख रहे हैं उनकी तबीयत कैसी है? जी बिल्कुल, मैं उनके फैंस को ही एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जो उनके चाहने वाले हैं उनकी दुआओं से चीमा साहब बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत जल्द नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह वो मेरे सेट छत्तीसगढ़ फिल्म के सेट पर होंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। नदीम चीमा साहब थे डायरेक्टर फिल्म बाप के, और आपने एक बड़ा अच्छा मौजू दिया है, एक बड़ी अच्छी फिल्म दी है पाकिस्तानी सिनेमा को। मैं भी आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, और आप मॉर्निंग शो में आए, बहुत शुक्रिया आपका। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे नए सेगमेंट के साथ। लेकिन ये जो फिल्म बाप है, ये बाप और बेटी का जो रिश्ता है, खूबसूरत, इंतहाई और सबसे प्यारा रिश्ता है जिसके मौजू पर ये बनाई गई है। और इस मौजू को जिस तरह से बड़े खूबसूरत अंदाज में अक्सबंद किया गया है, ये हमने आज के इस मॉर्निंग शो में आपको बताया। अभी एक ब्रेक लेते हैं, तो हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक इन न्यू पाकिस्तान। और अभी हम बात करेंगे जी न्यू पाकिस्तान में। नाज़रीन ग्रामी, आम तौर पर तो सालगिरह की तकरीबात इंसानों की खुशियों से जुड़ी होती हैं, जिनमें के केक काटे जाते हैं, तोहफे तोहफ़ दिए जाते हैं, खुशी का समा होता है, दावतें की जाती हैं, खाने बनाए जाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने ये सुना है कि किसी आवारा कुत्ते की सालगिरह मनाई गई हो? जो आपके अपने पेट्स होते हैं, जो घरों में अमूमन शौकिया तौर पर पाले जाते हैं, बहुत सारे जानवर होते हैं, पेट्स होते हैं, उनकी बर्थडेज तो की जाती हैं, मनाई भी जाती हैं। हमारे यहाँ थोड़ा सा कल्चर चूँकि डिफरेंट है, ट्रेंड थोड़ा कम है, लेकिन बाहर के कंट्रीज़ में मनाई जाती हैं। लेकिन आवारा कुत्ता जो कि गलियों में आवारा फिर रहते हैं, उनकी सालगिरह मनाया जाना, तो आज के मॉर्निंग शो में उसके बारे में आपको बताएंगे। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली एक मुनफरिद वीडियो है, वीडियो आपको दिखाते हैं जी, जिसने कि सबको हैरान किया हुआ है। और हमने जब ये वीडियो देखी तो हम भी काफ़ी हैरान हुए। आप देख सकते हैं लड़के हैं, लड़कों का एक ग्रुप है जो कि अपनी गाड़ी पे, जीप नुमा इनकी गाड़ी है, और उस पर उन्होंने केक रखा हुआ है, और ऊपर कैंडल जो है वो जलाई गई, कुत्ता जो है उसको फूलों की हार पहनाई गई। ये आवारा कुत्ते हैं जी, जिनको कि इन लड़कों ने इकट्ठा किया और इनकी सालगिरह मनाई। ये मुनफरिद वीडियो है जो कि जिसने सबको परेशान किया। और आवारा कुत्ते आप देख रहे हैं इस गाड़ी के पीछे भागते चले जा रहे हैं, और एक कुत्ता जिसको कि इस जीप नुमा गाड़ी के ऊपर उन्होंने खड़ा किया हुआ है, और ये लड़के जो हैं इसको बाकायदा जो गेंदे के फूल हैं उसकी मालाएं पहनाई हुई हैं, फूल हैं, केक है, कैंडल्स हैं। जहाँ इलाका मकीनों ने अपने गली का, ये तमाम तो जो लोग हैं, लड़के आप इस वीडियो में देख रहे हैं, ये गली के लड़के हैं, इलाका मकीन है आपस में, और इन्होंने गली के जो कुत्ते होते हैं जिनको कि हमारे यहाँ आवारा कुत्ता कहा जाता है, इसका नाम है लड्डू भाई, और कुत्ते का नाम भी इन्होंने देखें लड्डू भाई रखा है। लड्डू भाई की शानदार अंदाज में इन्होंने सालगिरह मनाई और फिर लड्डू भाई से मोहब्बत का इजहार किया। यकीनन एक बड़ी ये हैरान कुन भी है और थोड़ी
डिफरेंट सी भी स्टोरी है और ये वीडियो है जो कि हमने देखी और हमें भी इसने काफ़ी हैरान किया। लेकिन यहाँ पर एक एलिमेंट जो कि काफ़ी पॉजिटिव मैसेज भी हमें देता है, वो है मोहब्बत, इंसानियत। ये दो एलिमेंट्स हैं, मोहब्बत और इंसानियत के। और मोहब्बत चाहे इंसानों से हो या जानवरों से हो, मोहब्बत होनी चाहिए। इंसानियत का एक एलिमेंट हमें जो कि मुनफरिद करता है जानवरों से, वो ये है कि हम इंसान हैं। और इंसानों की जो मोहब्बत है वो चाहे इंसानों से हो, जानवरों से हो, पौधों से हो, मोहब्बत और इंसानियत इस वीडियो में एक पॉजिटिव मैसेज हमें मिल रहा है। कदर करनी चाहिए। जो पेट्स जो हमने घरों में रखे होते हैं, हम उनकी खिदमत करते हैं, उनकी खुराक का ख्याल रखते हैं, उनकी मेडिकेशन का ख्याल रखते हैं, उनकी गर्मी सर्दी का ख्याल रखते हैं, उनकी केयर करते हैं। लेकिन जो गलियों में फिरने वाले ये जो बिल्लियाँ होती हैं, कुत्ते होते हैं, हमें इनकी भी केयर करनी चाहिए। हम आमूमन तौर पर देखते हैं कोई कुत्ता होता है आवारा गली में जा रहा होता है, इवन दैट कोई बिल्ली होती है, तो उसको पत्थर मार देते हैं, उसको हम डरा देते हैं, उसको आगे पीछे कर देते हैं, तो ये भी बहुत गलत होता है। तो इसमें इंसानियत का और मोहब्बत का एक मैसेज मिला है। और ये इंडिया का जो इलाका है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में ये लड्डू भाई हैं, इनकी सालगिरह मनाई गई और फिर इनकी सालगिरह पर इनको गेंदे के फूलों के हार भी पहनाए गए और केक भी काटा गया, कैंडल जो है वो भी जलाई गई। बेसिकली इंसानियत और मोहब्बत का पैगाम इस वीडियो में इन नौजवानों ने हमें दिया है और लड्डू भाई की सालगिरह मनाकर। एक और सेगमेंट बात करते हैं जी। अगर आप दुनिया के अमीर तरीन अफराद में से एक मुकेश अंबानी के तर्ज ज़िंदगी के बारे में जानते हैं तो आपको ये भी बताएंगे कि उनकी ज़िंदगी के हर पहलू में एक ख़ास मयार है और मयार की वो जो एक होती है ना झलक, वो आपको नज़र आएगी। मुकेश अंबानी का तर्ज ज़िंदगी ना सिर्फ शानदार है बल्कि उनके मुलाज़मीन की तनख्वाहें और मराज जो है वो भी अपनी मिसाल आप है। और भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुकेश अंबानी के ज़ाती ड्राइवर की माहाना तनख्वाह तकरीबन 2 लाख रुपए बनती है। और ये चूँकि मुकेश, वैसे तो एक ड्राइवर बेचारा जो होता है उसकी 2 लाख रुपए तनख्वाह नहीं होती है, आम जो ड्राइवर हमने रखे होते हैं घरों में, ऑफिस में, तो उनकी तनख्वाह इतनी नहीं होती। लेकिन चूँकि ये मुकेश अंबानी का ड्राइवर है तो इसकी जो उनका अपना पर्सनल ज़ाती ड्राइवर है मुकेश अंबानी का, जो कि बिजनेस टाइकॉन है इंडिया के, तो उसकी माहाना तनख्वाह जो है वो 2 लाख रुपये है, जो सालाना 24 लाख रुपए तक पहुंच जाती है। और एक ड्राइवर के लिए ये तनख्वाह ना सिर्फ एक गैर मामूली है बल्कि इससे ये भी जाहिर होता है कि मुकेश अंबानी जो है अपने मुलाजमीन की खिदमात का किस हद तक एतराफ़ करते हैं। और इसमें भी बेसिकली ये जो वीडियोस और ये जो हम आपको बता रहे हैं, इसमें इसका पर्पस ये है कि इसमें एक पॉजिटिव, हमने जो पॉजिटिविटी है ना, हमने वो देखनी है। हमने अपने इर्द गिर्द अपने मुआशरे में भी पॉजिटिविटी जो है उसको ढूंढना है। तो ये जो आपको बताने का मकसद ये भी है कि हमारे घरों में जो मुलाजमीन होते हैं, हम कहते हैं नहीं, अगर काम करने वाली अम्मा है या मासी है एक, तो उसकी तनख्वाह बहुत कम होती है, तो हम कहते हैं इसको क्या ज़रूरत है। हालांकि खर्चे तो सभी के होते हैं, महंगाई जो है उसका ग्राफ तो सभी के लिए बढ़ रहा है, बच्चे सभी के पढ़ते हैं, बच्चे भी होते हैं, जिम्मेदारियाँ भी होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और हर एक की जिम्मेदारी होती है। तो हमें अपने इर्द गिर्द अपने मुलाजमीन का भी ख्याल रखना चाहिए, उनको अकोमोडेट भी करना चाहिए। तो मुकेश अंबानी की बेसिकली स्टोरी आपको बताने का यही पर्पज़ था कि आप भी जो अपने घर के, आपके इर्द गिर्द आपके मुलाजिम हैं, चाहे वो ऑफिस में हैं, चाहे घर में हैं, चाहे पर्सनल है, तो उनका ख्याल रखिए और उनको भी उसी तरह से अकोमोडेट कीजिए जिस तरह की अकोमोडेशन आप अपनी जॉब्स में ढूंढते हैं और आप चाहते हैं। जी, जुमा मुबारक आप सबको, आज जुमे का दिन है और अपना बहुत ख्याल रखिए। फिर मॉर्निंग शो में, नेक्स्ट मॉर्निंग शो में आपसे मुलाकात होगी। अभी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।